हमारे साथ हैं डॉक्टर गोपीचंद खिलनानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप में आने के लिए। ये जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस वक्त ये इतना बुरा हाल क्यों होता है? 3 महीने में हमारी नींद खुलती है क्योंकि हम खांसने लग जाते हैं। तो एक कबीरदास का दोहा, दुख में सुमरन कब करे सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमरन तब करे तो दुख का है कोई। अगर हम एयर पॉल्यूशन को 12 ही महीने कंट्रोल करेंगे तो ये फिर हमें ये नहीं देखना पड़ेगा। 1942 में लंदन फॉग आपने सुना होगा, उन्होंने देखा कि 12,000 एक्स्ट्रा डेथ्स हो गई, जितनी होनी चाहिए थी उस दौरान उससे ज़्यादा। तो ये पता चला कि ये 12,000 डेथ्स जो हुई है ये वायु प्रदूषण से हुई थी। वहीं से कहानी शुरू हुई है वायु प्रदूषण की। पार्टिकुलेट मैटर, अगर आप ये थोड़ा समझा दें, ये है क्या? 20 साल पहले की बात करें तो हम PM10 की ज़्यादा बात करते थे। बाद में ये देखा गया कि जो PM2.5 है वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि फेफड़े के सबसे निचले हिस्से में जाते हैं और वहाँ इकट्ठे होते हैं और वहाँ वो डैमेज करते हैं। तो PM2.5 आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। आप कह रहे हैं मास्क बिल्कुल काम नहीं करते? कोई चैनल नहीं होगी जिस पे मैं नहीं गया हूँगा, ज़ोर ज़ोर से बोल रहा कि मास्क पहनो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर एयर पॉल्यूशन वो बिल्कुल यूजलेस। पटना में कोई 8वीं क्लास में पढ़ने वाला राकेश है, उसको दिख नहीं रहा है कि कितना प्रदूषण है। पॉल्यूशन दिखता नहीं है कभी भी, हमें दिखता है क्योंकि ये हद से ज़्यादा है। 15 साल पहले की बात करें, सब दिल्ली 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 कहते थे कि दिल्ली में पॉल्यूशन है। अब पटना में भी AQI 250 हो रहा है, कभी हैदराबाद में भी हो रहा है। इस वक्त खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। आप बता रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इस पे बता दीजिए हमारे जो ऑडियंस है उनको कि क्यों ऐसे कोई भी एंटीबायोटिक ना लें। अगर आपकी वीजिंग हो रही है, अगर आपकी सांस फूल रही है, तो आप सेल्फ मेडिकेट ना करके आप मेडिकल प्रोफेशनल से आप सलाह लें। लोग बोतलें की बोतलें कफ सिरप पीते रहते हैं, उनको उससे इन दिनों कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। अगर आप नहीं जा सकते कहीं तो क्या तरीक़े हैं जिससे आप एटलीस्ट अपने फेफड़ों को थोड़ा बचा के रख सकते हैं इन महीनों में? स्मॉग है, ठंड है, धुंध है सुबह, तो सुबह वॉक पे ना जाए। सबका कहना यह है कि भाई तुम लोग जो नहीं भी स्मोक करते हो, जो इस प्रदूषण में रहते हो, इस हवा में रहते हो, तुम्हें पता है तुम 21 सिगरेट के बराबर धुआं तुम्हारे अंदर जा रहा है। तो हम सिगरेट पिए या हम सिगरेट ना पिए, एक ही बात है। नहीं, एक तो आप पीना मत शुरू कर देना। नहीं 20 तो वैसे ही पी रहे हो पॉल्यूशन से, 20 अपने भी पी रहे हो तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है स्मोकिंग तो है इंजूरियस टू हेल्थ, पर वेपिंग इतना नहीं है। एनिमल्स को वेपिंग करा के उसको जब स्टडी किया तो उनके जो एयरवेज थे उसमें कार्सिन जो सेल्स है, जो कैंसर प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं, हाँ, वो शुरू हो गए थे बनना। ध्यान देने वाली बात है। कोविड के बाद हम सब ये बोलते हैं कि हमारे शरीर पे असर पड़ा है और शरीर कमज़ोर हुआ है। जिसको एस्थमा था तो उसको जो एस्थमा अटैक कभी कभार होता था वो फ्रीक्वेंट अटैक्स होने लग गए। सडनली मेमोरी लैप्सेस होने लग गए, हेडेक्स रहने लग गए, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने लग गए, एंग्जाइटी अटैक्स होने लग गए, डिप्रेशन होने लगे। ये बिल्कुल वो है। ये सब कोविड के बाद बढ़ा है। कोविड के बाद और ये 2-2 साल तक चल रहा है। क्या प्रदूषण बढ़ने पर कोरोना के समय की तरह लॉकडाउन नहीं लगा देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। आप चाहे दिल्ली NCR में रहते हो, लखनऊ में रहते हो, पटना में रहते हो, भोपाल, मुंबई, पुणे, कहीं भी इस वक्त देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के जो 3 महीने होते हैं इनको काटना मुश्किल हो जाता है। ये महीने अपने साथ जितना अच्छा मौसम लेकर के आते हैं उतनी ही ख़राब हवा। आप बाहर निकलते हैं, कुछ फीट दूर आपको दिखता नहीं है, खास के आपका बुरा हाल है। रात आपकी सोने से ज़्यादा खांसते हुए निकल रही है, आप परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पर जब ये 3 महीने निकल जाते हैं उसके बाद दोबारा चीज़ें दिखने लगती हैं, हवा ठीक होने लगती है, आप भूल जाते हैं और फिर अगले साल वही हाल। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें इस वक्त खांसी की दिक्कत नहीं हो रही है, आपके आसपास किसी को समस्या नहीं हो रही है, अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, तो आपको लग रहा है क्या यार हर साल यही तो होता है, कौन सी बड़ी बात है। वैसे जो हमारे संपादक हैं सौरभ द्विवेदी, वो ये कहते हैं लोगों को डराओ मत, पर अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टडीज़ हैं जिनका डेटा है मेरे पास, और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आंकड़े नहीं है, ये इंसान है जिसकी बात मैं करने वाली हूँ। सिर्फ अकेले साल 2019 में हिंदुस्तान के अंदर 16,70,000 मौतें हुई हैं
एयर पॉल्यूशन की वजह से, और 1,16,000 बच्चों की मौत हुई है पैदा होने के 1 महीने के अंदर एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा गंभीर है। ये सिर्फ एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं है, ये सिर्फ लिखने और पढ़ने की बातें नहीं हैं, ये हम सबकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है, भले ही आपको ये आज दिख रहा हो या ना दिख रहा हो। तो आपके जितने भी सवाल हैं इस वक्त कि भाई कैसे सरवाइव करें, अपने फेफड़ों को कैसे सुरक्षित रखें, क्या करें, क्या एयर प्योरीफायर काम करता है, और क्या अगर हम सिगरेट पीते हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा, सिगरेट नहीं पीते हैं तो कम नुकसान होगा, इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानने वाले हैं गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर गोपीचंद खिलनानी। ये एम्स दिल्ली में रह चुके हैं, पल्मोनरी साइंसेज, क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन के प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। फिलहाल ये चेयरमैन है PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी साइंसेज एंड स्लीप मेडिसिन में, और 41 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं इस पूरी फील्ड में। बहुत सारी स्टडीज़ की हैं, बहुत सारी रिसर्च की है, तो आपके सारे सवालों के जवाब इनके पास होंगे। सो मच, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप में आने के लिए। मैं भी फिलहाल बैठ जाती हूँ क्योंकि ये लंबा इंटरव्यू होने वाला है। सो डॉक्टर खिलनानी, सबसे पहले तो एक बहुत ही बेसिक सवाल से मुझे शुरुआत करनी है। ये जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस वक्त ये इतना बुरा हाल क्यों होता है? मतलब दिल्ली या NCR में आप रहते हैं तो लॉजिक ये दिया जाता है कि भाई पराली जल रही है, धुआं आ रहा है इसलिए, पर देश के बाकी हिस्सों में क्यों? देखो सर्वद ऐसा है कि जैसे आपने बहुत अच्छा एक परिचय दिया कि भाई 3 महीने में हमारी नींद खुलती है क्योंकि हम खांसने लग जाते हैं और हमारी सांस फूलने लग जाती है, हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक स्टडी बताता हूँ शिकागो की, जो शिकागो से पब्लिश हुई है 1-1.5 महीना पहले, जहाँ एक भारतीय का जीवन काल 5.3 साल कम हो जाता है अगर आप भारत में पैदा हो रहे हैं। अगर आप दिल्ली में पैदा हो रहे हैं तो आपका जीवन काल 11.9 साल कम हो रहा है। तो ये सिर्फ खांसना नहीं है, और ये सब जो डेथ्स होती हैं ये सिर्फ फेफड़े की वजह से नहीं होती। वायु प्रदूषण फेफड़े के ज़रिए जाता ज़रूर है, खांसी करता है, गला सूखता है, लेकिन हमारे शरीर के हर अंग को असर करता है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे यूरिनरी सिस्टम हो, चाहे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। और न सिर्फ ये कि हमें ये असर करता है जब हम सांस लेते हैं, लेकिन जब स्त्री के गर्भ में जो बालक हो रहा होता है उस पर भी असर पड़ता है, उसकी ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। तो इसलिए मैं इससे बिल्कुल मुखातिब नहीं रखता कि 3 महीने पहले हमारी नींद खुलती है, क्योंकि हमारी नींद 12 महीने खुली रहनी चाहिए। तो एक कबीरदास का दोहा कहते हैं ना कि दुख में सुमरन कब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमरन तब करे तो दुख काहे को। अगर हम एयर पॉल्यूशन को 12 ही महीने कंट्रोल करेंगे तो ये हमें ये नहीं देखना पड़ेगा, हमारा ये नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर भी अच्छा ही चलेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है, इन दिनों हमारे को अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो हमें क्या करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, अपना एंटीबायोटिक नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट और एक ऐसा डॉक्टर जिसने 35 साल से इसमें रिसर्च करी है, मैं सोचूंगा कि हमें ऐसे कदम लेने चाहिए कि वायु प्रदूषण 12 ही महीने ठीक रहे, क्योंकि जो महीने हम ठीक समझते हैं या आप ठीक समझते हैं वो भी ठीक नहीं होते, क्योंकि हमारा जो एवरेज PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर, अगर आप ये थोड़ा समझा दें, ये है क्या? हाँ, उस पर भी मैं आता हूँ। वो 126 होता है, जबकि WHO का स्टैंडर्ड 5 है। अब मैं आपको, क्योंकि आपने शुरू ही वायु प्रदूषण से किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वायु प्रदूषण होता क्या है। 200 साल पहले या जब भी आदमी पैदा हुए तो वायु प्रदूषण नहीं था। वायु प्रदूषण अभी भी आप चले जाएं हिमालय पे, वायु प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आदमी नहीं है। अगर जहाँ इंसान होगा, ये बिल्कुल हमारा ही मैन मेड प्रॉब्लम हम जिसको कहते हैं,
और ऐसा भी नहीं कि 100 साल पहले हमें इसके बारे में पता था। 1942 में लंदन फॉग, आपने सुना होगा, लंदन स्मॉग हुआ था, जिसमें उन्होंने देखा कि 12,000 एक्स्ट्रा डेथ्स हो गई, जितनी होनी चाहिए थी उस दौरान, उससे ज़्यादा। तो ये उन्होंने जब उसको सोचा कि क्यों हुआ और उसके कारण जानने की कोशिश करी, तो ये पता चला कि ये जो 12,000 डेथ्स हुई हैं ये वायु प्रदूषण से हुई हैं। और हुआ ये था कि उससे कुछ साल पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, वहाँ कोल बहुत यूज़ होता था इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये पता चला कि ये 12,000 डेथ्स जो हुई है ये वायु प्रदूषण से हुई थी। वहीं से कहानी शुरू हुई है वायु प्रदूषण की। और भारत आज़ाद हो गया 1947 में, इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, गाड़ियाँ चलने लगी, बिजली पैदा होने लगी। बिजली कहाँ से पैदा होती है? कोयले से पैदा होती है ज़्यादा बिजली। तो किसी ने बॉदर नहीं किया। तब जीवन काल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी तब थी 32 साल, 35 साल, 33 साल है टू बी प्रिसाइज। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत की 72 साल हो गई। तो उससे एक ससेप्टेबल पूल बना हमारा जो है ना। तो वायु प्रदूषण भारत में भी बढ़ता गया। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, हर घर में इंडस्ट्रीज बनने लग गई, सामान बनने लग गए, कई तरह की फैक्ट्रियाँ खुलने लग गई। ये नहीं कहा कि फैक्ट्री कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भी अवेयरनेस आई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वायु प्रदूषण का क्या होता है, क्या ऐसे होते हैं। बेसिकली 6 चीज़ें होती हैं। एक तो PM 2.5 होता है, एक PM 10 होता है, उसके अलावा गैसेज होती हैं, उसकी मैं बात बाद में करूँगा। तो हमारा जो सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें एक फ़िल्टर होता है नाक में, जो कि 10 माइक्रोन से जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर घुसने नहीं देता। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो बात अलग है, अगर नाक से सांस ले रहे हैं, इसीलिए वो PM 10 की बात आई। और वो फेफड़े में जाता है, हवा मतलब सांस की नली में जाता है और नीचे तक जाता है। तो 20 साल पहले की बात करें तो हम PM 10 की ज़्यादा बात करते थे, हर जगह वो मेजर करते थे, उसको मेजर करना आसान होता है। बाद में ये देखा गया कि जो PM 2.5 है, 2.5 माइक्रोन और उससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि फेफड़े के सबसे निचले हिस्से में जाते हैं और वहाँ इकट्ठे होते हैं और वहाँ वो डैमेज करते हैं। तो PM 2.5 आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, जो कि क्योंकि वो फेफड़े के नीचे हिस्से में जाता है। तो आपने सुना होगा कि PM 2.5 इतना है, वहाँ का इतना है। और PM 2.5 एक नहीं होता। PM 2.5 पटाखों से होगा तो उसमें बेरियम होगा, पोटेशियम होगा। PM 2.5 अगर कंस्ट्रक्शन डस्ट से बनेगा तो उसमें दूसरा मटेरियल होगा। PM 2.5 अगर डीजल से निकलता है तो उसमें हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होते हैं। PM 2.5 अगर पेट्रोल से निकलता है तो सबके डैमेजेस भी अलग होते हैं। लेकिन ये एक मापदंड है हमारे पास कि अगर PM 2.5 इतना है तो ये ख़राब चीज़ है। इसके अलावा जो चीज़ आपको भी विदित नहीं होगी वो होता है अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर। अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर होते हैं 0.1 माइक्रोन और उससे छोटे। ये वो पार्टिकल्स हैं जो हमारे लंग के निचले हिस्से, जिसको हम एल्वियोलस कहते हैं, उसको पार करके ब्लड में चले जाते हैं। आफ्टर ऑल लंग का काम क्या होता है? एक तरफ से हवा जाती है, एक तरफ से ब्लड जाता है, ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो ये अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं ये ब्लड में चले जाते हैं और फिर हमारे ब्रेन में, किडनी में, गैस्ट्रिक सिस्टम में, हर सिस्टम में जाते हैं और उसको वो डैमेज करते हैं। ये तो हो गया पार्टिकुलेट मैटर। इसके अलावा जो गैसेस होती हैं जो नुकसान करती हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि कोयला वगैरह के जलने से सबसे ज़्यादा होती है और वो सीधा हार्ट को डैमेज करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है,
कार्बन होता है, एलिमेंटल कार्बन होता है, और उसके अलावा लेड होता है। लेड अब ख़त्म हो गया क्योंकि भारत में अब लेड फ्री पेट्रोल आ गया है, इसलिए वो अब एक इशू नहीं है। तो जो हम AQI जो आप पढ़ते हैं ना सुबह, ये इन 5 चीज़ों का मिश्रण होता है, उसकी वेटेज होती है। और ये AQI जो बना था वो डॉक्टर मुकेश शर्मा की चेयरमैनशिप में बना था, उसका मैं भी एक मेंबर था। तो ये बहुत सोच समझ के बनाया हुआ एक पैरामीटर है कि आपको एक पैरामीटर से पता चल जाए कि आपका वायु प्रदूषण कितना है। अब आप प्रश्न पूछिए आगे। तो अभी हमने ये बात करी कि ऐसा नहीं है कि 3 महीने जो हमें दिख रहा है प्रदूषण सिर्फ इन्हीं 3 महीने रहता है, 12 साल यही प्रॉब्लम रहती है। अब बात ये है कि ये दिख नहीं रहा। अब एक बात बताइए, पटना में कोई 8वीं क्लास में पढ़ने वाला राकेश है, उसको दिख नहीं रहा है कि कितना प्रदूषण है। कैसे पता चलेगा कि उसके शहर में इस वक्त हवा जो है वो कैसी है, प्रदूषण का स्तर क्या है? कोई तरीका है क्या उसको नापने का, अगर वो चीज़ दिख नहीं रही है तो? नहीं दिखता, तो प्रदूषण दिखता थोड़ी। अभी जैसे स्मॉग दिख रहा है तो आपको पता चल रहा है, पर हम ये कह रहे हैं ये चीज़ 12 महीने है। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग होता है फॉग का और एयर पोल्यूशन का मिश्रण होता है। वो आपको सुबह दिखता है क्योंकि यहाँ ठंड होती है। जहाँ ठंड होती नहीं है वहाँ स्मॉग, जहाँ फॉग नहीं होगा वहाँ स्मॉग नहीं दिखेगा। तो ये जो मैंने जहाँ से बात शुरू करी थी कि पॉल्यूशन दिखता नहीं है कभी भी, हमें दिखता है क्योंकि ये हद से ज़्यादा है, बिल्कुल हद से ज़्यादा है। नहीं तो पॉल्यूशन जो जहाँ से मैंने बात शुरू करी थी कि जो पहले 15 साल पहले की बात करें, सब दिल्ली 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 कहते थे कि दिल्ली में पॉल्यूशन है। अब जब सैटेलाइट के ज़रिए हर जगह पॉल्यूशन का मेजरमेंट हो रहा है तो आप देखेंगे कभी पटना में भी AQI 250 हो रहा है, कभी हैदराबाद में भी हो रहा है। मुंबई जिसको इम्यून माना जाता है क्योंकि उनके पास समुंदर है, वहाँ हवा से सब बह जाता है, लेकिन वहाँ भी AQI अब 200 तक पहुँच रहा है। और जितना भी जो हम गैगेंटिक रीजन कहते हैं, जो कि यहाँ से दिल्ली से चलता हुआ वाराणसी तक जाता है, सारे शहरों में, क्योंकि मेरा ये फील्ड है, मैं जहाँ भी जाता हूँ एक लंबी सांस लेता हूँ, मेरा फिल्टर बताता है कितना है उसमें जो है ना। तो मुझे पता है कि कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, जहाँ जहाँ मेरा जाना होता है अपने कॉन्फ्रेंसेस की वजह से, कलकत्ता में बुरा हाल होता, लेकिन मेजरमेंट अब शुरू हुआ है। और इसको आप जितना कहें मैं आपको बता सकता हूँ कि दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली की वजह से नहीं होता। दिल्ली का पॉल्यूशन फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुड़गांव में भी सीमित नहीं है। दिल्ली का काफ़ी पॉल्यूशन बुलंदशहर से भी आगे से आता है, अफ़गानिस्तान से भी आता है। दुनिया एक है, आसमान एक है, लेकिन दिल्ली की जोग्राफिकल पोजीशन, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ से जो पॉल्यूशन आ गया वहाँ से जाता नहीं। विंड, आपने पढ़ा हुआ अखबार में कि जब भी हम पॉल्यूशन की बात करते हैं विंड स्पीड की बात करते हैं कि भाई हवाएं धीरे चल रही हैं, हवाओं का बहाव इतना है, तो पॉल्यूशन यहाँ इकट्ठा होता है, इसीलिए दिल्ली में ज़्यादा है। दिल्ली में व्हीकल्स की बात करें तो आप चेन्नई, कलकत्ता और बॉम्बे को मिला के भी व्हीकल्स जितनी है उससे ज़्यादा दिल्ली में। ये एक समस्या दिल्ली की ज़रूर है कि यहाँ पर व्हीकल ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कोर्ट ने सब भगा दिया उनको, तो इस वजह से दिल्ली का पॉल्यूशन बाकी जगह से ज़्यादा है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। साउथ में भी है, यहाँ भी है, पर दिल्ली की डिसएडवांटेज है और लेंस आपका दिल्ली पे रहता है, इसलिए दिल्ली से ज़्यादा बातें होती हैं। तो एक तो अभी ये है कि अगर आपको जांचना है कि आपके शहर में हवा कैसी है तो आप अपने मोबाइल पे AQI सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। इसका स्तर एक बार जल्दी से बता दीजिए कितना होना चाहिए तो सेफ माना जाए। AQI का जो स्टेटस है 50 से कम हो तो वो अच्छा माना जाता है, वो आपको कभी दिखेगा नहीं। फिर उसके बाद तो आप जानते हो जो सबसे हज़ार्डस होता है वो 400 से 500, उसके बाद वेरी पुअर 500, 400 से 300, देन पुअर, देन सेटिस्फैक्ट्री, ऐसे। ठीक है, अभी हम लोग दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली NCR की, भाई अब जो जो शहर में रहता है हर कोई छोड़ के नहीं जा सकता, जैसे हम बात कर रहे थे। अगर आप नहीं जा सकते कहीं तो क्या तरीक़े हैं जिससे आप एटलीस्ट अपने फेफड़ों को थोड़ा बचा के रख सकते हैं इन महीनों में? अगर कुछ टिप्स हैं आपके पास। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल काम है। अब आप सांस तो लेते हो,
हर सांस के साथ एक एडल्ट 500 ml हवा लेता है, और 16 बार भी सांस लेगा तो 8 लीटर, और पूरे दिन की बात करें तो 10,000 लीटर हवा जाती है। तो ईश्वर ने एक फिल्टर दिया है नाक का, उससे काफ़ी हमारा बचाव होता है, लेकिन पूरा बचाव नहीं हो पाता। तो अगर आपको एक्सपोजर मिनिमाइज करना है तो ऐसा समय और ऐसी जगह जहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब स्मॉग होती है सुबह, उस समय पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो ब्रीदेबल लेवल पे रहते हैं, नीचे ही रहते हैं, ऊपर नहीं जाते। और उस समय जो वहाँ की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है पॉल्यूटेंट्स की बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़रूरी है कि आप उस समय सैर पे ना जाएं। मतलब हमारे एक मित्र हैं, वो जो है ना विदेश से आए, छुट्टी से वापस आए, बहुत जोश में थे, पहले ही दिन वॉक पे चले गए, सुबह बीमार पड़ गए। वो इसलिए कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो क्वांटिटी ऑफ मात्रा जो हवा की आप अंदर लेते हो वो तकरीबन 5 गुना ज़्यादा होती है। तो जैसे 5 लीटर की जगह 25 लीटर हवा जाएगी। दूसरा ये होता है कि जब भी आप दौड़ लगाओगे तो आपका मुंह खुल जाता है, तो वो जो नाक का जो फिल्टर होता है वो बाईपास हो जाता है, तो 5 गुनी हवा बिना फिल्टर के अंदर जाती है। तो आप सोचते हो कि आपको एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपको नुकसान हो रहा है। अब आप कहोगे कि भाई इसका वैज्ञानिक प्रमाण क्या कि इसका नुकसान हो रहा है। तो एक रिसर्च हुई थी, शोध हुआ था लंदन में। आप कभी लंदन गए हो तो वहाँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट सबसे बिजी स्ट्रीट मानी जाती है, और वहाँ पे डीजल की व्हीकल भी चलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वहाँ का हाइड पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। तो उन्होंने 60 साल से बड़े लोगों को ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे वॉक करा, काफ़ी लंबी वॉक कराई। उसके लंग फंक्शंस किए, पहले ब्लड टेस्ट किया, और वॉक कराने के बाद फिर लंग फंक्शन किए तो उनके लंग फंक्शन कम थे। 1 घंटा वॉक करने के बाद ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे उनके फेफड़े की कैपेसिटी कम हो गई, और उनके जब ब्लड टेस्ट किए तो उसमें कई सारे ऐसे साइटोकाइंस हम कहते हैं, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो होते हैं ना, वो उन्हीं लोगों को कुछ समय के बाद उन्होंने हाइड पार्क में वॉक कराया तो उनके लंग फंक्शन कम नहीं हुआ। फिर उनको क्रॉस किया गया। दैट वाज अ सॉलिड प्रूफ विच केम कि जब आप प्रदूषित हवा में एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लंग फंक्शंस ख़राब हो जाते हैं, और आपके जो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस हम कहते हैं, ये थोड़ी इंट्रिकेट चीज़ है, वो बढ़ जाते हैं जो कि इन्फ्लामेशन करते हैं। और वो इन्फ्लामेशन आज मैं दिल्ली में देख रहा हूँ कि हेल्दी लोगों के भी गले ख़राब हो रहे हैं, खांसी हो रही है, और उनको मेजर भी कर रहे हैं। तो इसलिए जो प्रश्न आपने पूछा उसका मैं वैज्ञानिक आधार पे ये उत्तर दे रहा हूँ कि अगर आप स्मॉग है, ठंड है, धुंध है सुबह, और AQI पुअर भी है अगर, तो सुबह वॉक पे ना जाएं। तो आप कहोगे कि भाई व्यायाम तो करना चाहिए, व्यायाम तो योगा करनी चाहिए, व्यायाम करनी चाहिए। जिस समय धूप आ जाती है उस समय यही पॉल्यूटेंट्स ऊपर चले जाते हैं। तो अगर आपको व्यायाम करना है, वॉक करनी है, अगर आपको अगर समय मिलता है, जैसे आप में नहीं कर सकते, हमें काम पे जाना पड़ता है, तो आप सुबह वॉक ना करके कोई और समय ढूंढें जब धूप हो, या अर्ली पार्ट ऑफ इवनिंग इज़ ऑल्सो समवॉट बेटर, क्योंकि सुबह की जो स्मॉग होती है वो बहुत ख़राब होती है। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि जो वृद्धावस्था में है, या जिनको अस्थमा की तकलीफ़ है, ब्रोंकाइटिस की तकलीफ़ है, या हार्ट की डिजीज़ है, उनको क्राउडेड एरिया में नहीं जाना चाहिए। वायु प्रदूषण क्या होता है कि ये रोड का इंटरसेक्शन है, आपने उसको 20 मीटर पे मेजर किया, 50 मीटर पे मेजर किया, 100 मीटर पे मेजर किया, तो वो कम होता जाता है। तो इसी तरह से जो क्राउडेड मार्केट्स होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो बहुत भीड़ वाले होते हैं, आपका दम घुटेगा। आप हेल्दी भी है ना तो आपका दम घुटता है, क्योंकि वहाँ पर
एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है। तो ये सलाह है कि जो लोग ससेप्टेबल हैं उनको नहीं जाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा अब मार्केट बंद हो जाएंगे अगर सब कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन नुकसान होता है, नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो मास्क जो होता है, हर टीवी पे जाके मेरे ख्याल कोई चैनल नहीं होगी जिस पे मैं नहीं गया हूँगा, ज़ोर ज़ोर से बोलता था कि मास्क पहनो, मास्क नहीं तो घर पे कपड़े का मास्क बना लो, मोटे कपड़े का मास्क बना लो, उसको धो के पहन लो, सर्जिकल मास्क 2-4 रुपए का मिलता है वो पहन लो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर एयर पॉल्यूशन वो बिल्कुल यूजलेस है। आप कह रहे हैं मास्क बिल्कुल काम नहीं करता? ऑर्डिनरी मास्क, कपड़े का मास्क, 3 प्लाई मास्क, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। अगर आपको यूज़ ही करना है तो N95 या N99 मास्क जो होता है वो कुछ बचाव आपको करेगा। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं मानता, वो उसको रेस्पिरेटर कहते हैं मास्क को, और वो कहते हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सोच ये है कि, और ये ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन है कि N95 या आपको मिल सकता है तो N99 मास्क पहन के आपको जाना चाहिए, तो उससे आपका कुछ बचाव होगा। अब नेचुरली आप जानना चाहेंगे कि हर आदमी अब एयर प्यूरीफायर खरीद रहा है। यही मेरा अगला सवाल था, वो काम करते हैं? हाँ, मुझे पता था सर, आप यही पूछोगे। तो एयर प्यूरीफायर जो होता है वो क्या होता है एयर प्यूरीफायर, आपको पहले समझना है। एयर प्यूरीफायर में के 2 हिस्से होते हैं। एक तो होता है फिल्टर, छन्नी होती है, आप चाय पीते हो ना वो छन्नी, वो तो उसी तरह से एक छन्नी होती है जिसमें जो कि पार्टिकुलेट मैटर को रोक देती है। उसके आगे एक दूसरी चीज़ होती है, वो उसको कहते हैं एड्जॉर्बिटेंट, AD, एड्जॉर्बिटेंट, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, इनको एड्जॉर्ब कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, एड्जॉर्ब करता है। फिर जो हवा निकलती है वो आप सोचते हैं कि बिल्कुल सेफ होगी हवा। तो फिर वो आजकल जो सोफिस्टिकेटेड है वो PM भी बताते हैं कि बाहर तो 200 से 4 हो गया। तो एयर प्यूरीफायर यूज़ करने की कुछ मर्यादाएं होती हैं, इसको मर्यादा कहें या, एक तो ये है कि एयर प्यूरीफायर की जो कैपेसिटी है वो कमरे के वॉल्यूम से कमेंसुरेट होनी चाहिए। मतलब ये कि आपका ये बहुत बड़ा न्यूज़ रूम है, आपने एयर प्यूरीफायर यहाँ रख दिया, चला दिया, अब सोचो कि आप सब अच्छी हवा ले रहे हैं, वो नहीं होगा। हर एयर प्यूरीफायर की कैपेसिटी होती है, वो कितने कमरे को कवर कर सकता है, कितने वॉल्यूम को कवर कर सकता है। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि हम लोग जैसे एयर कंडीशनर चलाते हैं तो जब कमरे में जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बिजली खाता है वो, तो आप फिर ऑन कर देते हो AC और फिर बैठ जाते हो। एयर प्यूरीफायर फिर हमेशा ऑन रहना चाहिए, 24 घंटे। हाँ, अगर आप सच में एयर प्यूरीफायर से अपना रूम साफ क्लीन रखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको अगर 24 घंटे कमरे में जाना ही नहीं है तो ऑन करने की ज़रूरत नहीं, पर ऐसा नहीं है कि जब आप गए तब उसको ऑन करो, पहले से ही वो ऑन होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हर खिड़की, हर दरवाज़ा बंद रहना चाहिए। अगर आप बार बार चाय पीने, खाना खाने, या कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो फिर बेकार, कमरा बिल्कुल बंद होना चाहिए। कई मेरे पेशेंट्स हैं जो एल्डरली है, उनको तकलीफ़ भी है, वो दे डोंट एक्सेप्ट इट कि हमें तो खिड़की खुली चाहिए, नींद नहीं आती, घुटन होती है, उनके लिए एयर प्यूरीफायर का कोई काम नहीं है। उसके अलावा जब एयर प्यूरीफायर जब चलाएं तो उसका जो डायरेक्शन है, जैसे आप सो रहे हैं तो बेड की तरफ होना चाहिए, हवा का डायरेक्शन, दैट विल गिव यू द मोस्ट। तो ये सब अगर आप फॉलो करेंगे तो कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है। WHO नहीं मानता इस बात को, लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत सोच है कि जो लोग ससेप्टेबल है, जिनको अस्थमा है, एल्डरली है, हार्ट डिजीज़ है, ऑक्सीजन पे रहते हैं, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, और वो अंदर भी बैठ सकते हैं। आप में तो नहीं बैठ सकते ना, आप तो जाओगे, बाहर आओगे, उनके लिए कुछ यूज़फुल है। लेकिन अगर आप उसका फ़िल्टर टाइमली चेंज नहीं करेंगे और उसकी मेंटेनेंस को नहीं देखेंगे तो वो खुद एक फंगल इन्फेक्शंस का सोर्स बन जाता है। तो ज़रूरी है कि उसका जो मेंटेनेंस है, जो भी फ़िल्टर्स चेंज करने का जो समय होता है, उसको फॉलो करें
तो इस समय जो दिल्ली की जो सिचुएशन है, AQI 400 भी हो रहा है, 450 भी हो रहा है, तो एयर प्योरीफायर का जिनको तकलीफ़ है अस्थमा की या किसी तरह का शारीरिक तकलीफ़ है, उनके लिए ठीक है। हेल्दी लोगों के लिए मैं नहीं रखता। आई डोंट कीप एयर। इस वक्त खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, ख़ास तौर पे रात में लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी आती है और जब लोग लेटते हैं तो खांसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कॉफ सिरप पी रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। आप और हम इस पे बात भी कर रहे थे इंटरव्यू शुरू होने से पहले, और आप बता रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इस पे बता दीजिए हमारे जो ऑडियंस है उनको कि क्यों ऐसे कोई भी एंटीबायोटिक ना लें। हाँ, देखिए, ये जैसे एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर आया ना, तो मैंने इस तरह के पेशेंट्स को देखना शुरू किया। तो जो पेशेंट स्टेबल थे बिल्कुल, वो आए मेरे पास कि मुझे 3-4 दिन से खांसी हो रही है और ज़्यादा बलगम भी नहीं है, मैं लेट नहीं पा रहा रात को। खांसी मैंने अपने इनहेलर्स बढ़ा दिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी या शुरू कर दिए, तो भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। तो नेचुरली एज ए डॉक्टर क्या करते हैं, हम अपना जो स्टेथोस्कोप है उससे एग्जामिन किया, मुझे कोई निमोनिया वगैरह कुछ दिखा नहीं। फिर मैंने एक्सरे कराया, एक्सरे भी नॉर्मल था। हम एक लंग फंक्शन कहते हैं स्पायरोमीट्री, जिसमें कि मरीज़ एक मशीन में फूंकता है, उसका कैलिबर आ जाता है, तो कैलिबर भी ठीक था। तो उसके बाद एक टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्सेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, फिनो कहते हैं। वो टेस्ट सब जगह मौजूद नहीं होता, लेकिन वो एयरवे इन्फ्लामेशन को मेजर करता है, सूजन को। तो मैंने देखा कि सब पेशेंट्स का वो ज़्यादा था, चाहे वो अस्थमा नहीं भी था। तो इन दिनों जो खांसी वगैरह हुई थी, तो फिर उनको हम ट्रीट करते हैं, इनहेल स्टीरॉयड कोशिश करते हैं कि इनहेलेशनल रूप से दें, क्योंकि माइक्रोग्राम्स में। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो फिर हम कई बार सिस्टमिक स्टीरॉयड भी देते हैं, केयरफुली, डायबिटिक्स को नहीं देते। लेकिन ये वो पेशेंट थे जो 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक के कोर्स पहले ही ले चुके थे। तो ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसी सूरत में सेल्फ मेडिकेट ना करें, एंटीबायोटिक ना लें, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और एंटीबायोटिक लेने का नुकसान ही होता। 3-3 कोर्सेज लेके मेरे पास आते हैं, और अगर आपकी वीजिंग हो रही है, अगर आपकी सांस फूल रही है, तो आप सेल्फ मेडिकेट ना करके आप मेडिकल प्रोफेशनल से आप सलाह लें, तो फ़ायदा होगा। और जनरली आपने देखा होगा कि लोग बोतलें की बोतलें कफ सिरप पीते रहते हैं, उनको उससे अभी इन दिनों कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उससे, और एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल नहीं। तो आप पहले डॉक्टर के पास जाएं, खुद अपने आप कोई दवाई खुद लेना सेल्फ मेडिकेशन से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे कुछ जानकार हैं, कुछ दोस्त हैं जो स्मोक करते हैं, और जब मैं उनको टोकती हूँ कि इतना ऑलरेडी पोल्यूशन है तो तुम स्मोक क्यों कर रहे हो, तो सबका कहना यह है कि भाई तुम लोग जो नहीं भी स्मोक करते हो, जो इस प्रदूषण में रहते हो, इस हवा में रहते हो, तुम्हें पता है तुम 21 सिगरेट के बराबर धुआं तुम्हारे अंदर जा रहा है। तो हम सिगरेट पिएं या हम सिगरेट ना पिएं, एक ही बात है। तो क्या वाकई ऐसा होता है, हम जो बेचारे लोग नहीं पीते हैं? नहीं, एक तो आप पीना मत शुरू कर देना। नहीं क्योंकि आपके दोस्त आपको बोल रहे हैं। सिगरेट जो होता है ना, या टोबैको, चाहे बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, वो लंग को ख़राब करता है, हार्ट अटैक्स भी होते हैं, स्ट्रोक्स भी होते हैं। उसमें निकोटीन होती है जो एडिक्टिंग सब्सटेंस होता है, जिससे वजह से किक मिलता है, आदमी जो है ना उसको हाई फील करता है, और वो एडिक्टिंग सब्सटेंस होता है। लेकिन उसके अलावा 4000 टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, 4000 एक दिन। और सिगरेट पीने से जो बीमारियां होती हैं वो बहुत अलग तरह की होती है, सेम साइड की होती है। जैसे बात करें COPD, एक बीमारी होती है जो कि इस समय वर्ल्ड में 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, तीसरे नंबर पे है। उसका मुख्य कारण यही होता है, टोबैको स्मोकिंग, वेस्टर्न वर्ल्ड में। पर इंडिया में स्मोकिंग भी होता है और एयर पोल्यूशन भी उसका कारण होता है। तो ये जो आपके फ्रेंड ने या जो भी है जिसने सिमिली दी है कि आप भी तो पी रहे हो, 21, हाँ,
तो वो उसको ये उनको ये कह सकते हो कि भाई ठीक है, जो है ना, आप 20 तो वैसे ही पी रहे हो पॉल्यूशन से, 20 अपने भी पी रहे हो, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। लेकिन जो सिगरेट से नुकसान होता है वो बहुत अलग तरह का होता है, कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं, COPD भी करता है, और लंग कैंसर का तो मुख्य कारण टोबैको स्मोकिंग भी होता है, लेकिन एयर पॉल्यूशन भी होता है। ऐसा नहीं है कि एयर पॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन ये कोई मेल करने वाली बात नहीं है। ये जो मेजरमेंट अखबार में आता है ना, वो कि एवरी डेली आइट इज स्मोकिंग इक्वल टू 20 सिगरेट्स, ये उसको ग्लोरीफाई करते हैं। उसको सच भी है, लेकिन इसको इस तरह से लेना कि कोई सिगरेट पीने वाला, उसको बहाना चाहिए होता है उसको जस्टिफाई करने के लिए, पर जस्टिफिकेशन है नहीं। मौसम चाहे जितना ख़राब हो, आप सिगरेट फिर भी ना पिए। नहीं, वो तो एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। आप लंग नहीं, की पर बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है स्मोकिंग तो है इंजूरियस टू हेल्थ, पर वेपिंग इतना नहीं है, तो लोग वेपिंग के पक्ष में रहते हैं। या फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप वीड लीजिए तो उसका वो असर नहीं होता है फेफड़े पे जो सिगरेट का होता है। इनके लिए ये क्या बहुत कहेंगे? आपने सेंसिटिव बात करी है मेरे साथ, क्योंकि आपको शायद पता होगा सर कि वेपिंग इंडिया में बैंड है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आर बैंड इन इंडिया बाय ऑर्डिनेंस। वो ऑर्डिनेंस कैसे बना कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक कमेटी बनी थी, एक्सपर्ट कमेटी, एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं उसका मेंबर था। तो हमने सारा लिटरेचर स्टडी किया और उसके बाद एक वाइट पेपर लिखा गया, उसमें गवर्नमेंट को सबमिट किया कि फॉर दिस रीज़न इट शुड बी बैंड, एंड वेरी सरप्राइजिंगली क्रेडिट टू दिस गवर्नमेंट, उन्होंने उसको बैन किया बाय ऑर्डिनेंस एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। तो वेपिंग क्या होती? वेपिंग एक तरीका होता है जो सोचा गया कि मैंने आपको बताया कि सिगरेट में 4000 टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, और आदमी टॉक्सिक कंपाउंड थोड़ी लेना चाहता है, वो तो निकोटीन चाहिए उसको। तो वेपिंग एक निकोटीन लेने का तरीका है जो कि ऐसे ही करके लिया जाता है, वो फीलिंग भी आनी चाहिए, लेकिन उसमें सिगरेट के जो बाकी 4000 कंपाउंड्स हैं वो नहीं हो। बड़ी अच्छी बात है। और इसको सुनने में तो अच्छा लग रहा है। जो इसके फेवर में बोलते हैं वो कहते हैं कि ये सिगरेट को छोड़ने की एक विधि है, या सिगरेट का एक ऑल्टरनेटिव है। तो आप कहोगे कि भाई आपने इसका बैन क्यों, मतलब आपने गवर्नमेंट को रिकमेंड क्यों किया कि बैन होना चाहिए इसका? जो हमने इसका पूरा जो भी वर्ल्ड लिटरेचर इसको देखा, तो जो अमेरिका में जो 8वीं 9वीं क्लास के स्टूडेंट थे, वो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 13% स्टूडेंट्स जो है ना वेपिंग कर रहे थे, और इवन जो 5वीं क्लास में थे वो 4-5% स्टूडेंट्स जो है ना वो वेपिंग कर रहे थे। एक तो ये बात, मतलब बिफोर दे कुड थिंक ऑफ सिगरेट दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड वेपिंग। और वेपिंग होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली एक सॉल्यूशन होता है उसमें, जिसमें कि ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, वो उसमें निकोटीन डली हुई होती है, और वो जब उसको ऑन करते हो तो वो वेपर बनाता है और आप उसको इनहेल करते हो। जनरली जो निकोटीन उसमें जाती है वो करीब करीब एक उसमें 20 सिगरेट के बराबर निकोटीन होती है। वो किसी को पता नहीं है कि वो कितनी निकोटीन एक बार में जा रही है। तो एक तो अनकंट्रोल्ड निकोटीन जाती है, दूसरा ये होता है कि जो उसके जो कंड्यूट होता है, जो लिक्विड होता है, एसिटाल्डिहाइड, इस तरह के कई सारे कंपाउंड्स होते हैं, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। और ये स्टडीज़, मैं अपनी बात नहीं, मतलब सोच नहीं बोल रहा, ये स्टडीज़ हैं कि उन्होंने जो एनिमल्स को वेपिंग करा के उसको जब स्टडी किया तो उनके जो एयरवेज थे उसमें जो सेल्स है वो उत्पन्न कैंसर होने के लगे जो सेल्स हैं, कार्सिन, जो कैंसर प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं, हाँ, वो शुरू हो गए थे बनना। तो एक तो वो कार्सिनोजेनिक होता है। तीसरी बात ये है कि ये
जो कहते हैं कि भाई उससे सिगरेट क्विट हो जाता है, क्विट नहीं होता। क्योंकि आपको सिगरेट अगर छोड़ना हो तो आपको एडिक्शन से दूर करना होता है। तो ये जो वेपिंग होता है तो एडिक्शन को बढ़ाता है, कम नहीं करता। तो अनकंट्रोल्ड निकोटीन, जो इसका जो कंड्यूट होता है उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तीसरा कि इट डज नॉट रिड्यूस द एडिक्शन, बल्कि ये होता है कि क्योंकि वेपिंग सब जगह मौजूद नहीं होती, मैं अब अमेरिका की बात कर रहा हूँ, हर कोने पे मौजूद नहीं होती, तो जो वेपिंग से शुरू करता है फिर वो सिगरेट पीना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको निकोटीन चाहिए होती किसी तरह से। तो नीदर इट हेल्प यू क्विट स्मोकिंग, बल्कि इट मेक्स यू टेक स्मोकिंग बिकॉज यू वांट निकोटीन। बच्चे 5वीं क्लास में वेपिंग शुरू करते थे तो फिर उसको जब निकोटीन की ज़रूरत पड़ती है तो सिगरेट तो हर कोने पे मौजूद है। तो इट वाज एक्चुअली एनहांसिंग tobacco smoking rather than reducing, so that is it is banned. It might be available in whatever market you can say, but we will not talk about it. But in India में it is banned by law. आपकी बातें सुन के बहुत लोगों का दिल टूटा होगा, यहाँ भी। मैं समझता, मैं जानता हूँ। डॉक्टर साहब एक बात ये बताइए, कोविड के बाद हम सब ये बोलते हैं कि हमारे शरीर पे असर पड़ा है और शरीर कमज़ोर हुआ है। दिल के बारे में तो बहुत बात होती है कि दिल कमज़ोर हुआ है, हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, पर एक चीज़ ये थी कि कोविड में सबसे, एटलीस्ट सेकेंड वेव की बात करें तो सबसे पहला असर अगर शरीर में कहीं हो रहा था तो आपके लंग्स पे हो रहा था, लंग्स पे अटैक हो रहा था सबसे पहले। तो क्या कोविड के बाद हम सब के लंग्स भी कमज़ोर हुए हैं पहले से? तो ऐसा है कि कोविड बेसिकली निमोनिया, ऐसा नहीं है कि कोविड कोरोना वायरस है। और हम अपने जब लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं, तो कोरोना वायरस हमेशा एक कारण होता है, मतलब निमोनिया के बैक्टीरिया होते हैं वायरस में, तीसरे चौथे नंबर पे कोरोना आता है। ये कोविड एक नोवल कोरोना वायरस है तो और ये निमोनिया करता है और ये एक पेंडेमिक का रूप दिया जिसमें कि लाखों लोग मर गए, करोड़ों लोगों की जो है ना हुआ, उसका नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये पता चला कि ये एक प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट है, कि ये ब्लड में थक्का, अब वो जो हार्ट अटैक होते हैं वो भी थक्का ही बनता है ब्लड में, या ब्रेन अटैक होते हैं वो भी ज़्यादा थक्के थे या ब्लीडिंग से होते हैं। तो उसमें ड्यूरिंग ये कोई सेकंड वेव तो सबको याद है, पर ये शुरू से ये जाना गया कि कोविड के टाइम पर जो है ना हार्ट अटैक ज़्यादा हुए, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन होता है तो वायरीमिया होता है। वायरीमिया मतलब कि वायरस ब्लड में चला जाता है, तो हार्ट को भी अफेक्ट करता है, हार्ट की इरेगुलरिटी भी करता है, सडन डेथ्स भी होती हैं, हार्ट अटैक्स भी होते हैं। लेकिन एक ये बात हुई कि लॉन्ग कोविड एक एंटिटी बन के आई, क्योंकि जो लोग कोविड से रिकवर हो रहे थे उसमें दो तरह की प्रॉब्लम थी। एक तो ये कि निमोनिया के बाद ओकेजनली फाइब्रोसिस हो रहा था। फाइब्रोसिस क्या होता है कि जैसे हमें चोट लगती है तो एक स्कार बन जाता है, तो वो बिल्कुल नाकाम हो जाती है जगह। इसी तरह से लंग में भी फाइब्रोसिस हो रहा था, तो उसमें फिर लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, उनको खांसी होती है, सांस में तकलीफ़ होती है, क्योंकि कुछ हिस्सा काम नहीं कर रहा। लेकिन उसके अलावा जो आपने पूछा कि कई लोगों को परसिस्टेंट खांसी हो, या जिसको एस्थमा था तो उसको जो एस्थमा अटैक कभी कभार होता था वो फ्रीक्वेंट अटैक्स होने लग गए, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लग गई, ये तो रिलेटेड टू लंग। लेकिन जो ये देखा गया कि ये कोविड हर चीज़ को असर कर रहा था। अब उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं कुछ भूल ना जाऊँ, इसलिए ब्रेन से शुरू करें तो ब्रेन फॉग, आपने वो वर्ड सुना होगा कि सडनली मेमोरी लैप्सेस होने लग गए, या आदमी जो है ना उसको लगा कि मेरी मेमोरी ठीक नहीं है, भूलने लग गए, हेडेक्स रहने लग गए, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने लग गए। स्लीप डिस्टर्बेंसेस दो तरह की, नींद आती नहीं है, आके खुल जाती है, या एंग्जाइटी अटैक्स होने लग गए, डिप्रेशन होने लगे। ये बिल्कुल वो है, ये सब कोविड के बाद बढ़ा है। कोविड के बाद और ये 2-2 साल तक चल रहा है। और फटीग, एक्सट्रीम फटीग, कि कोई काम करने को मन नहीं कर रहा,
बिल्कुल जो है ना मसल पेन्स बहुत हुए। ये तो एक बात। उसके अलावा जो हार्ट अटैक्स ज़्यादा हुए क्योंकि वो थक्का बन, बेसिकली ये प्रोथ्रोम्बिक स्टेट थी। पेट की गड़बड़ें, बॉवल डिस्टर्बेंसेस, एसिडिटीज, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस, ये भी बहुत ज़्यादा हुए। तो बेसिकली 2-2 साल के बाद भी लोगों की तबीयत पूरी नॉर्मल नहीं हो रही है, कुछ लोगों की, और ये परसेंटेज करीब 30 से 40% है। तो बहुत बड़ा तबका है। जितनी सीवियर निमोनिया हुई या जो आईसीयू में रहे या जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, उतनी ही ज़्यादा उनकी जो है ना, ये चीज़ नई नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस के जो पहले आउटब्रेक हुए थे, जिसको सार्स और मर्स, ये जो है ना, उन लोगों के, ये मैं रिसर्च पेपर की बात कर रहा हूँ कि 3 साल बाद उनको जब फ़ोन किया गया, फ़ोन से पता किया गया, तो 40% लोगों को फटीग था। फटीग मतलब क्या होता है कि आपको वीकनेस हो रही है, कि कुछ काम करने को मन नहीं करता। क्योंकि कोविड के पेशेंट हमारे पास ही आते हैं, तो वो कहते हैं कि शाम को हम ऑफिस से या घर से पहुँच, उसके बाद जो है ना निढाल हो जाते हैं, एक तरह से कुछ काम करने को मन नहीं करता, खाने को मन नहीं करता, कहीं जाना होता है तो लगता है कि ना जाए तो अच्छा है, या लेटे रहो। तो ये बहुत हुआ। इसका कारण हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो आपने प्रश्न पूछा, लेकिन जो जिसका हमें इलाज करना पड़ता है वो ये है कि जो जिनको फाइब्रोसिस हो गया या जिनको बार बार खांसी होती है, बार बार एस्थमा अटैक्स होते हैं, उनका फिर उसी तरह से इलाज करते हैं। तो कुल मिलाकर जिसको जितना सिवियर कोविड हुआ था उतने ज़्यादा सिम्टम्स, उतने फेफड़े पे ज़्यादा उतना लॉन्ग असर। कोविड। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनको माइल्ड हुआ उनको कुछ नहीं हुआ, उनको भी हुआ। हम जब किसी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करते हैं यही हार्ट अटैक के सिलसिले में, वो कुछ टेस्ट बताते हैं कि आप अपना एक बार ईसीजी करवा लो, ईको करवा लो, कुछ एग्जीक्यूटिव चेकअप होते हैं। क्या लंग्स में भी कुछ ऐसा टेस्ट है जो साल में इंसान एक बार करा ले तो पता चल जाए कि सब ठीक है? बहुत गूढ़ सवाल पूछा है आपने। एक तो होता है लंग फंक्शन टेस्ट, जो आप एक फूंक मारते हो एक मशीन में ज़ोर से, एक बार में नहीं कई बार वो करनी पड़ती है। उससे आपको पता चलता है कि आपकी लंग कैपेसिटी कितनी है। तो वो ऐसे रूटीन में जितना हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल होता है उतना ज़रूरत नहीं होती। पर हाँ, एक उम्र के बाद जो एग्जीक्यूटिव चेकअप्स होते हैं, जो कि रूटीन चेकअप, वो उसका एक हिस्सा होता है। एक एडवांसमेंट जो हुई है वो ऑक्सीमीटर, वो तो कोविड के टाइम पर सबके पास था, वो उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जिनको जो बीमारी होती है उन्हीं को। इसके अलावा और कोई, जो स्मोकर्स होते हैं, अब मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लंग कैंसर की नंबर 1 किलर है, कैंसर किलर आज की डेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई भी कैंसर मान लो, सबसे ज़्यादा डेथ लंग कैंसर से होती है। तो लंग कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए जिन लोगों ने सिगरेट पी होती है, वो जो लोग आपसे कहते हैं ना सिगरेट, और वो जो है ना, उनको ये बताइएगा आप कि जिन्होंने इतने n नंबर ऑफ सिगरेट्स पी होती हैं और वो 40 साल से बड़े हों, तो ये अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में वो कहते हैं कि हर साल एक लो डोज CT स्कैन कराना, जिससे कि वो पता लगे। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जिसको खांसी होती है वो आपको पता ही है, टीबी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारे लिए। जिसको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होती है, उसको ये सलाह होती है कि आप अपना टीबी का टेस्ट करा लें। रूटीन में एक्सरे कराना वो रिकमेंडेड नहीं। अभी हम लोग लंग कैंसर की बात कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त दीपक ने मुझे एक डेटा दिया और उन्होंने ये बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने 2022 में एक स्टडी की थी और उसमें ये बताया था कि साल 2025 आते आते हिंदुस्तान में जो लंग कैंसर के केसेस हैं वो 7 गुना बढ़ने वाले हैं। तो इसके पीछे वजह केवल स्मोकिंग है या जो लोग स्मोक नहीं भी करते हैं वो भी लंग कैंसर के रिस्क पे हैं? लंग कैंसर का नंबर 1 कॉज स्मोकिंग है। हमने बात करी थी वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है। अब ये माना जाता है कि भारत में 40% जो लंग कैंसर है वो वायु प्रदूषण से होता है, और उसमें जो डीजल एमिशन होता है, डीजल एमिशन में पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं।
अब लोग कहते हैं ना प्रूफ कहाँ है, ये प्रूफ है। डीजल एमिशन और केरोसिन का एमिशन सिमिलर होता है, और पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का लंग कैंसर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो और बहुत सारे होते हैं, हाई मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक होता है, वो इसकी बात में नहीं कर रहा, मोटी मोटी बात करें तो भारत में अभी 40% लंग कैंसर वो वायु प्रदूषण से होता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना नहीं होता क्योंकि वहाँ वायु प्रदूषण इतना नहीं है, उसमें डीजल एमिशन का बहुत बड़ा रोल है। और जो जैसे मैंने शुरू में बताया कि लंग कैंसर की जो मोर्टेलिटी है वो बहुत हाई है। तो ये बिल्कुल ये स्टडी है, इसको तो आप कुछ जो सच है वो सच है। तो ये सब बात जैसे जैसे समय गुजरेगा और रिसर्च बढ़ती जाएगी, ये मान के चलो कि वायु प्रदूषण के बहुत सारे चीज़ें जो अभी हमें मालूम नहीं है वो मालूम होगी, क्योंकि जब शिकागो स्टडी ने कहा कि 11.9 साल जीवन काल कम हो जाता है, या भारत का पूरे इंडिया में 5.3 साल कम हो जाता है, उसमें बहुत सारे कारण हो गए जो हमें पता नहीं। और इसके संदर्भ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि चाइना ने, जहाँ की बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था, बीजिंग वॉज एट वन टाइम वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। उन्होंने 2013 में एक वॉर फुटिंग पे, एक क्रांति के रूप में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया, उन्होंने कोशिश करी उन्होंने, उससे उनका जीवन काल 2.2 साल बढ़ गया। तो ऐसा नहीं है कि ये मॉडिफाइबल नहीं है, अगर आप इसको मॉडिफाई करोगे। अब जब हम कहते हैं कि 5 साल उम्र कम हो जाती है तो बीमारियां भी उतनी होंगी ना, तभी तो डेथ होगी। ऐसे ही थोड़ी जाते कि भाई 5 साल हो गए अब मर गए, बीमारी होगी तो मरेगा। तो बीमारी में तकलीफ़ें कितनी होती, तो इसलिए बहुत कुछ करना चाहिए इस विषय पे जो है ना। हम में से जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप कुछ ऐसे सिम्टम्स या साइन बता सकते हैं जो हम लोग नोट डाउन करें, भले हम स्मोक करते हो नहीं करते हो, दिल्ली एनसीआर में रहते हो या किसी और शहर में रहते हो, जिनसे ये पता चल जाए कि भाई हमारे जो लंग्स हैं कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे जो आम परसेप्शन है वो ये है कि अगर सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो मतलब लंग्स ख़राब होने शुरू हो गए। तो ऐसे अगर कुछ साइंस आप बता दें जो हर इंसान उन पर नज़र रखे। हाँ देखिए, वो आप सबसे इम्पोर्टेंट, हमको लोग खांसी का डॉक्टर कहते हैं क्योंकि खांसी सबसे कॉमन सिम्टम होता है। खांसी हो और आदमी कहता है गला ख़राब है, अगर आपको परसिस्टेंट कॉफ है ना, वो मोस्ट लाइकली गले से नहीं होता। जब भी आदमी खांसता है आपको सिम्टम यहाँ पर होता है, यहाँ गले में खिचखिच हो रही है, गले में खिचखिच हो रही है, होता नीचे है तकलीफ, इन्फ्लामेशन नीचे होता है, लेकिन जो लंग में होता है वहाँ सोमेटिक नर्व नहीं होते जो फील आपको यही होता है, क्योंकि बलगम निकाल नहीं पा रहे। खांसी क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है। अगर आप पानी पी रहे हो और गलती से आपको सांस की नली में जाए तो आपको खांसी आती है। ये सब जब भी कोई इन्फ्लामेशन होगा, सूजन होगी तो खांसी आएगी। तो खांसी सबसे बड़ा सिम्टम होता है। वीजिंग होती है एक सीटी की आवाज़। अब सीटी तब बजती है जब आप नैरो करते हो, है ना, आपको बोतल से सीटी बजानी हो तो उसको नैरो करके आप, तो जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में नैरोइंग होगी तो सीटी बजेगी, उसको हम वीजिंग कहते हैं। अगर आपको रात को लेटने में खांसी होती है और आपको उठ के बैठना पड़ता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एस्थमा या ब्रोंकाइटिस, बहुत और भी कारण हो सकते हैं। अगर आपको पहले आप 1 किलोमीटर आराम फास्ट चल लेते थे और अब आपको रुकना पड़ रहा है या सांस फूल रही है, या पहले आप 4 सीढ़ी चढ़ सकते थे अब 2 सीढ़ी पे ही आप रुक गए, तो ये मान के चलो कि आपके सिस्टम में या तो लंग की खराबी है या हार्ट की खराबी। ये 2 ही सिस्टम है जो हमारी एक्सरसाइज को कंट्रोल करते हैं। खतरनाक सिम्टम्स की बात करें, अगर बलगम आपका हरा पीला आ रहा है, इसका मतलब कि ये लाइकली टू बी इन्फेक्शन है आपको यूजुअली। और अगर खून आ रहा है बलगम में, ज़रा सा भी खून आता है तो वो तो खैर वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पिक्चरों में भी दिखाते हैं, वो मरने से पहले थोड़ा सा खून मुंह से निकल आता है, लेकिन हर आदमी मरता नहीं है। खून आने का मतलब है कि टीबी है या कैंसर है या निमोनिया है, कई कारण होते हैं। पर कभी आप बहुत ज़ोर से अगर खांस रहे हैं और बहुत वक्त से गला ख़राब है तो थोड़ा उसमें भी आ जाता है। हाँ,
वो स्प्यूरियस होता है, उसका मतलब वो लंग से नहीं आ रहा है, वो गले से आता है, हल्का सा टेयर हो जाता है, वायलेंट कफ से होता है। लेकिन ये यही सिम्टम्स हैं जो, और ये आज अगर आप किसी को फ़ोन करके बोलें कि यार मेरा गला ख़राब है, तो आपको कोई सहानुभूति मिलेगी नहीं, क्योंकि सबका ख़राब हो रहा है। वो कहेंगे ठीक है, ये तो सब हो रहा रोज़ है। की बात है। हाँ, मेरे एंकर्स जर्नलिस्ट भी यही कहते हैं, हमारा भी हो रहा है। तो आप लोग तो ज़्यादा आउटडोर जाते हो। तो डॉक्टर साहब एक्चुअली हम एक हेल्थ शो करते हैं, थोड़ा मैं भी अपना प्लग कर दूं, सेहत उसका नाम है। तो जब भी हम ऐसे खांसी या फिर सांस से जुड़ी किसी बीमारी का जिक्र करते हैं, उसमें हमें बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि हमारे डॉक्टर ने हमको इन्हेलर प्रिस्क्राइब किया है खांसी के लिए, पर हम इन्हेलर लेना नहीं चाहते क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमें या तो इसकी लत पड़ जाएगी या फिर इसका नुकसान होगा। तो इन्हेलर को लेकर के बहुत लोगों के मन में सवाल हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि अगर आप एक बार या 2 बार इन्हेलर ले लें तो फिर उसके बिना आपको चैन नहीं आएगा और आपको लत पड़ जाती है, या फिर इसका कोई नुकसान होता है आपके शरीर तो पर? ये एक धारणा, आप धारणा का अर्थ समझते हैं ना जी। इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। इन्हेलर क्या होता है कि आपके आँख में इन्फेक्शन हो गया, आप ड्रॉप्स डाल देते हो, है ना। कान में दर्द हो गया, कान में, स्किन में हो गया, एक्जिमा हो गया, आप वहाँ ऑइंटमेंट लगा के। तो आँख में जब इन्फेक्शन होता है तो आप एंटीबायोटिक लेके सोचते हो कि ब्लड के ज़रिए आँख तक पहुँचेगा। तो इन्हेलर एक तरीका है कि आपके एयरवे में इन्फ्लेमेशन है या जो भी है या नैरोइंग है, उसको लोकली एक्ट करने के लिए एक तरीका है कि आप हवा के ज़रिए उसको दवाई को वहाँ तक पहुँचाते हो। तो इन्हेलर्स जो है वो अक्सर एस्थमा के पेशेंट्स को दिए जाते हैं, या इन दिनों हम एयर पोल्यूशन से जो इन्फ्लेमेशन होता है उसमें भी देते हैं। इसमें एडिक्शन पोटेंशियल बिल्कुल नहीं होता। ये नहीं होता कि एक बार आदत पड़ जाएगी। वो अब लोग, पहले बहुत कहते थे, अब तो हर आदमी जेब में इन्हेलर रखता है। ये एडिक्टेड नहीं होते, और ये एक रिवॉल्यूशन है रेस्पिरेटरी मेडिसिन में और एस्थमा के ट्रीटमेंट में। पहले हम, मतलब मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ 45 साल से, तो पहले गोलियाँ और सिरप्स वगैरह दिया करते थे, अब तो हम बिल्कुल नहीं देते। सिर्फ इन्हेलर से ऐसा नहीं होता है कि एक बार इन्हेलर शुरू किया तो बंद नहीं होगा। वो आपको डॉक्टर की सलाह से कम करने चाहिए और बंद करने चाहिए। हमने वैसे लंग्स पे तो बहुत बात करी है, पर आप स्लीप मेडिसिन के भी डॉक्टर हैं, तो इससे जुड़ा एक मेरा बहुत ही ज़रूरी सवाल है, खर्राटे। तो खर्राटे लेना बहुत ही वैसे तो आम बात मानी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पानी चाहिए? आप पी लीजिए पानी इसमें। हाँ हाँ। तो खर्राटे क्या होते हैं? वो वीजिंग क्या होती है? जब नैरोइंग होती है तो हवा जाती है तो उससे आवाज़ निकलती है। तो खर्राटे तब आते हैं जब आपका जो हवा का रास्ता नैरो होता है, तो आवाज़ आती है खर्राटे की। और तो जिसको खर्राटे आते हैं वो जनरली क्या होता है कि जब उनकी नींद गहरी होती है तो जो हमारे अंदर जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं और पहले ही रास्ता थोड़ा नैरो होता है। तो जैसे जैसे नींद गहरी होती है वो नैरो होती जाती है और उसके खर्राटे की आवाज़ बढ़ती जाती है। आपने जिन लोगों ने कभी देखा होगा किसी को, आप लोगों ने देखा है किसी को खर्राटे मारते हुए, है ना। तो वो खर्राटे पहले जब नींद आती है फिर थोड़ी देर में शुरू होते हैं, फिर वो खर 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 करते एकदम फिर बंद हो जाता है, फिर उसके बाद फिर वो शुरू होता ही है कि जब वो नैरो होता है तो एयर फ्लो कम हो जाता है। जब सकड़ा होगा तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो रास्ता बंद हो जाता है। उसको हम एपनिया कहते हैं, इसलिए उसको स्लीप एपनिया कहते हैं। अब आपकी कोई सांस बंद कर दे ऐसे करके तो घुटन होगी तो आपकी नींद उड़ेगी। इन पेशेंट्स की, इन लोगों की जो नींद है वो सबकॉन्शियस लेवल पे टूटती है। वो टूटने के बाद उनकी फिर मसल्स फिर एक्टिव हो जाती हैं, फिर उसके बाद सांस लेने लग जाते हैं और फिर से नींद गहरी होती है, फिर वो खर्राटे शुरू हो जाते हैं। ऐसा 1 घंटे में कई बार होता है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि एक तो हर कुछ सेकंड बाद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उनका। खर्राटे लेने से ऑक्सीजन लेवल कम होता है? क्योंकि हवा कम जा रही है और हवा बंद भी हो जाती है जाना, जिसको हम एपनिया कहते हैं।
तो उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ब्लड में कई बार, क्योंकि बार बार नींद टूटती है सबकॉन्शियस लेवल पे। तो वो 6, 7, 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठते हैं तो इनसे उठा नहीं जाता, दे आर ग्रॉगी, ना, सिर भारी रहता है। पर इसकी भी कोई बात नहीं, वो फट से चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं और अपने आप को कहते हैं भाई ठीक है अब काम पे जाना है। लेकिन जब काम पे जाते हैं या बैठे होते हैं तो ऐसे सो जाते हैं। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग बैठे बैठे सो जाते हैं और कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और जब अमेरिका की बात करें तो सबसे कॉमन कॉज कार एक्सीडेंट्स का स्लीप एपनिया होता है, बैठे बैठे नींद आ जाती है। पर ये तो हो गई कि भाई ठीक है नींद आ जाती है, आप कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, सिगरेट पीते हैं कई लोग अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन स्लीप एपनिया की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रोक्स भी हो जाते हैं, हार्ट अटैक्स भी होते हैं, डिमेंशिया भी हो जाता है, क्योंकि रात को कई बार आपकी ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो एक तो इमीडिएट क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, मीटिंग में बैठे हुए हैं, कुछ बात चल रही है, आप सो गए, बड़ा एम्बरेसिंग होता है। और कार चलाते समय कई लोग साइड में गाड़ी खड़ी कर देते हैं कि उनको नींद आ रही है, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं चलता सो गए, कैशियर नोट गिनते गिनते सो जाते हैं। तो एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं। और ऑफ कोर्स जो बाकी डिस्कॉर्डेंस होता है कि वाइफ छोड़ के चली जाती है दूसरे कमरे में कि मैं नहीं, बिकॉज इट्स अ न्यूसेंस। लेकिन इसके अलावा हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट्स होते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक्स होते हैं, ब्रेन अटैक्स होते हैं। तो एक बहुत बड़ी एक समस्या है, इसका बहुत इंसिडेंस ज़्यादा है। ये किन लोगों को होता है? जो इनका जनरली इनकी ओवरवेट होते हैं लोग, जनरली, नॉट ऑलवेज, पतले लोगों को भी होता है पर ज़्यादातर मोटे लोगों को होता है। और इसका एक बहुत बड़ी साइंस है ये, और इसका टेस्ट भी होता है, इसको स्लीप स्टडी कहते हैं। तो जो लोग स्नोर करते हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अच्छा सो रहे हैं। फिर हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको कुछ टेस्ट करते हैं, उनके क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको स्कोरिंग कहते हैं। और उससे पता चलता है कि इनकी डे टाइम सोमनोलेंस कहते हैं कि बाद दिन में ठीक नहीं लगना उनको। फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, टेस्ट, स्लीप स्टडी करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर खर्राटे लेना जो है वो बहुत ही ऐसी आम सी नहीं, बात नहीं खर्राटे है। लेना का मतलब ये है कि आपकी सांस स्लो हो रही है, आपके जो एयरवेज है वो नैरो हैं और वो इसीलिए आवाज़ आ रही है। ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोग जनता के सवालों पे आते हैं। मुझे माइक मिल जाए। निखिल, आपको कुछ पूछना था। नमस्ते सर। सर, एक मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने स्मोकिंग पे बताया और वीड भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, ई सिगरेट्स और सिगरेट्स, जो आपने कहा कि कैटेगोरिकली वो हार्मफुल है ही, चाहे आप कैसे भी ले लो। एक चीज़ का बड़ा चलन है ज़्यादातर यंग लोगों में, एक हुक्का जो चलता है। तो एक हुक्का तो जो पुराने लोग पीते थे तंबाकू वाला, तो उसमें तो वो जब तंबाकू की बात आ गई तो हमने पहले ही मान लिया कि वो हार्मफुल है। लेकिन बहुत हुक्के ऐसे भी एडवर्टाइज होते हैं कि इसमें सिर्फ फ्लेवर है, एक ऊपर वो कोल का पीस रखा है और अंदर सिर्फ फ्लेवर है, और वो बता के ही ऐसे देते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, आप बस इसका फ्लेवर एंजॉय करो और जो स्वाद आ रहा है आपको वो लो, और उसको सेफ कह के एडवर्टाइज किया जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो एक्चुअली कितना सेफ है। हाँ, इसको कहते हैं शीशा। हाँ जी, हाँ जी, शीशा। शीशा तो मैं कई साल पहले, 15-20 साल पहले गया था इजिप्ट। वहाँ पर बहुत चलन था इसका, तब यहाँ नहीं था। तो ये शीशा कई तरह का होता है और एक फैशन है। हर पार्टी, शीशे के बिना पार्टी जो है ना वो अधूरी मानी जाती है। और धुआं, वो धुआं होता है कोयले का या जो भी चीज़ होती है, वो धुआं आपको हार्मफुल होगा। पर जनरली सब लोग इतना बिनाइन धुआं नहीं लेते हैं, उसमें कुछ डालते भी हैं, हर तरह की चीज़ें डालते हैं, तो हार्मफुल तो होता है। लेकिन अगर उसमें निकोटीन नहीं है तो वो एडिक्टिंग नहीं होगा। एक ये, अगर निकोटीन नहीं है तो, या वो उसमें मैरिजुना नहीं है तो वो एडिक्टिंग नहीं होगा। तो इसलिए, पर ये कहना कि वो सेफ़ है वो गलत होगा। किसी तरह का भी एबनॉर्मल बर्निंग धुआं अगर
आपके फेफड़े में जाएगा तो वो नुकसान करेगा ही। ये मेरा सोच है, पर मेरे पास इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, मेरे पास कोई स्टडी नहीं है, पर मेरी ये सोच है कि वो जो है ना नुकसानदायक हो। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे बताया कि AQI के कुछ हैं वो पॉल्यूटेंट्स हैं, और आजकल कुछ हद तक वो जागरूकता भी हो गई, लोग देख रहे हैं कि कितनी AQI है। लेकिन एक समस्या सर इंडोर एयर पोल्यूशन की भी है, जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या हमें उनसे उतना ज़्यादा खतरा मतलब समझना नहीं चाहिए? क्या वो उतने मतलब हमें हार्म नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या उनके लिए भी हमें चिंता करनी चाहिए? अगर क्योंकि हम मान लीजिए आपने कहा कि सुबह नहीं जाएँ बाहर तो भी बच सकते हैं, लेकिन घर के अंदर ही जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं उनसे हम कैसे बचें सर? बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो स्टडी बताई ना आपने, जो भारत की बात करें कि 2015 की जो स्टडी थी उसमें जितने आउटडोर एयर पॉल्यूशन से डेथ्स हुई थी उतनी ही 10 लाख इंडोर एयर पॉल्यूशन से हुई थी। इंडोर एयर पॉल्यूशन कई तरह का होता है। एक तो ये होता है कि जो हवा बाहर है वो अंदर भी है, एक उसकी बात हम नहीं करें। जो भारत में जो इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है वो होता है कि घर में चूल्हा, उपला, लकड़ी ये सब जलाते हैं, उससे जो इंडोर पॉल्यूशन होता है वो अगर PM10 की बात करें तो हम कहते हैं कि 200 हार्मफुल होता है, 300। जो बंद कमरे में जब आदमी, जो लेडी खाना पकाती है उसमें खिड़की नहीं होती है या ठंड बहुत होती है तो खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं, तो वो PM10 या PM2.5 वो हज़ारों में जाता है, 25,000 30,000 इतना जाता है। तो वो बहुत ही घातक होता है। और जो भारत का ट्रेडिशन है, जो मैंने अपने बचपन में भी किया है कि मेरी मदर जो है ना वो खाना बनाती थी कोयले पे, तो हम चारों तरफ बैठ के खाना खाते थे। अगर सर्दियाँ होती थी तो खिड़कियाँ भी बंद होती थी। तो इंडोर एयर पॉल्यूशन एक इतना ही हार्मफुल होता है। और हमने एक्चुअली सोर्सेज की बात नहीं करी। एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज में इंडोर एयर पॉल्यूशन का बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप जो जलाते हो घर में वो बाहर भी जाता है। एक तो ये पॉल्यूशन होता है। दूसरा पॉल्यूशन होता है वो एस्थमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है हाउस डस्ट, जो कारपेट्स के नीचे होती है, या इसको कहते हैं क्लोज बिल्डिंग सिंड्रोम। जो आजकल फ्लैट्स बनते हैं, खिड़कियाँ नहीं होती, शीशे होते हैं, अंदर एयर कंडीशन होता है, वो एक अलग तरह का प्रदूषण होता है। वो सब्जेक्ट आज हम बात नहीं करें। लेकिन आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि ये नहीं सोचना चाहिए कि जो अगर आप अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 100% सेफ है, क्योंकि हवा तो एक ही होती है, बाहर और अंदर की। जो मैंने कहा कि वॉक नहीं करें, वो स्मॉग से रिलेटेड था, धुंध से रिलेटेड था, नॉट बिकॉज ऑफ हेलो सर, अभी हम लोगों ने बात करी पोल्यूशन के बारे में, आपने हमें बहुत सारे इंसाइट्स दिए। अभी जैसे हम लोग बात करते हैं, और इनिशियली जब सरवत ने भी आंकड़े बताए 16 लाख लोग एक साल में, उसके बावजूद जो है वो न जन चेतना में ना सरकारों की चेतना में इस तरह की बात आती है कि उसके प्रति कोई स्टेप उठाया जा सके। जब हम लोग इसके बारे में और बातें करते हैं तो एक चीज़ जो सामने आती है वो ये कि अब हमारा सिविलाइजेशन, अब हमारी सिविलिटी एक स्टेज पर पहुंच चुकी है एंड देयर इज़ नो गोइंग बैक। मतलब AC लग गया, अब हटेगा नहीं। तो अब इस कंडीशन के बाद, अब या जैसे अगर हम लोग भी यहाँ पर आते हैं, फिल्म सिटी में काम करते हैं और खांसते हैं, अब हमारी यहीं पे नौकरियाँ, मतलब एक कोई ना कोई एक कंपल्शन या उस तरह का है कि अब हम वहाँ से वापस नहीं जा सकते। इसके बाद हमारे पास कितना स्कोप बचता है अपने फेफड़ों और अपने जीवन को बचाने का, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपकी जो हेल्पलेसनेस है उसको मैं समझता हूँ, लेकिन देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ टनल, है ना, आपको समझना है। और मैं आपको बताऊंगा कैलिफोर्निया की बात। कैलिफोर्निया में 100 साल पहले इतना ही प्रदूषण था जितना हमारा। 100 साल के अंदर उनकी जो व्हीकल्स की संख्या वो 10 गुनी हो गई, उनका पॉल्यूशन 10 गुना कम हो गया। कैसे कम हुआ? दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विथ इंजन क्वालिटी एंड फ्यूल क्वालिटी। दे लुक्ड एट द सोर्स कि हो क्यों रहा है। आज मैं कहूँ कि मैं जो है ना कार में नहीं जाऊँगा,
मेरी कार पॉल्यूशन करती है, लेकिन मैं ऑफिस पहुंचूंगा कैसे, है ना, मेरे पास मेट्रो पास में है नहीं या जो भी है। लेकिन तो सिमिलरली जो दिल्ली, हम दिल्ली पर अगर फोकस करें तो हमारा पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है, जब तक हम उसकी रूट को नहीं पहचानेंगे। हम लोग कहते हैं कि व्हीकल से होता है, व्हीकल से होता है। आज की बात करें तो 28% एयर पॉल्यूशन व्हीकल से आ रहा है। अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में सिर्फ 9% आता है, गर्मियों में पॉल्यूशन 9%। पॉल्यूशन आ कहाँ से रहा, ये इस बात के मैं उस पर आपको बताना चाहूँगा। जो पॉल्यूशन आता है उसके कई, जो दिल्ली के पॉल्यूशन है उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब एक सोर्स जो शोध से पता लगा कि दिल्ली में 2016 में 9000 रेस्टोरेंट थे जो चिमनी से, जो ये तंदूर से खाना बनाते हैं, तंदूर रोटी, तंदूरी चिकन, पनीर टिक्का वगैरह वगैरह, आप भी खाते होंगे बहुत, है ना। वो उस समय 9% पॉल्यूशन, 9% ऑफ दिल्ली पॉल्यूशन वाज कमिंग फ्रॉम दैट, है ना। आप इलेक्ट्रिक कार चलाना चाहते हैं, इस समय दिल्ली के 300 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी बिजली जनरेट होती है, मेजॉरिटी बिजली कोयले से जलती है। अब वो कोयला जो है ना वो जलता है, कोयले से बिजली होती है, बिजली से आप सोचते हैं आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला रहे हैं, है ना, बहुत से। लेकिन वो ऐसा नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन भी बताया गया है कि जो कोयले से जो निकलता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, दो मेन पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो डीनॉक्स और डीसॉक्स करने की विधियां मौजूद हैं, आप उस विधि को यूज़ करके उस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा जो स्पेशली गर्मियों में एक मेजर पॉल्यूशन आता है डस्ट से। आपने देखा होगा कि एक ट्रक निकल गया और आप अगर उसके पीछे ड्राइव कर रहे हैं तो एक धुएं का, एक डस्ट का गुबार बन जाता है, आपने देखा है कभी, है ना। वो गर्मियों के टाइम पे 56% ऑफ द PM10 was coming from that dust। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अगर महीने में 4 बार रोड्स की वैक्यूम क्लीनिंग कर दो, वैक्यूम सेक्शन कर दो, और कभी कभी उसको वॉश कर दो, यू विल बी एबल टू मिनिमाइज इट। हर चीज़ का समाधान मौजूद है, हर चीज़ का समाधान मौजूद है। आप फ्यूल क्वालिटी BS6 पे ले आओ और देखो कि बाकी व्हीकल ना चले। इंजन अगर ख़राब है तो उसको अगर विदेश में आपका इंजन एक बार अनफिट घोषित हो जाए, आप कुछ नहीं कर सकते, उसको जंक में ही डालना पड़ेगा। तो रूल्स भी बहुत हैं, कानून भी बहुत हैं, इम्प्लीमेंटेशन। काफ़ी सारा पॉल्यूशन इससे आता है कि सर्दियों में, अभी जब सर्दियाँ आएंगी ना, सख्त सर्दी आएगी, एक गरीब आदमी गार्ड का काम करता है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ साउथ दिल्ली में, हर घर के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है। उसको सर्दी लगती है, वो क्या करता है, आग जलाता, क्या जलाता, जो कपड़ा, भी लकड़ी, टायर, जो मिलेगा। कोयला तो होता नहीं, कागज़ जलाएगा, सूखे पत्ते लेके जलाएगा। दैट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। आप रोड्स में से डस्ट हटा दो और रोड के साइड में छोटे छोटे पौधे लगा दो या जो भी कर लो, बहुत पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो आपको सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन में जो इंडोर एयर पॉल्यूशन, आपके डस्ट, अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन। जब मेट्रो की जो कंस्ट्रक्शन दिल्ली में चली, वो एक उस समय वो पॉल्यूट नहीं करती थी, बिकॉज दे वर फॉलोइंग ऑल द पैरामीटर्स। तो जो कंक्रीट होता है, जो कंक्रीट मिक्स करते हैं बाहर, जो है ना, वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है एयर पोल्यूशन का। सीमेंट जो होता है, सीमेंट की जो स्टोरेज होती है, जब कभी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उसको एक कवर देना होता है, पूरा चारों तरफ कवर उसमें, क्योंकि उसकी डस्ट बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर किसी को अस्थमा है
और उसके बगल के घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी अस्थमा कभी कंट्रोल नहीं होगी, ये मान के चलो। तो अगर आप और कंस्ट्रक्शन को ऑर्गेनाइज, कंस्ट्रक्शन तो होगी, डेवलपमेंट होगी तो कंस्ट्रक्शन होगी, उसको ऑर्गेनाइज करें। हमें सारे कानून पता है, सारे मेथड्स पता है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ प्रॉब्लम। आपको 99% सोर्सेज का पता है, अगर सोर्सेज को आप कंट्रोल करोगे, रूल्स सबको पता है, रूल्स को फॉलो करोगे, रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करोगे। आपने अखबार पढ़ा होगा ना, ग्रैप ने बोल दिया कि भाई आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, पता चला कि सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या। तो इसलिए एवरीथिंग इज़ नॉट लॉस्ट। मैं थोड़ा इमोशनल हूँ इस बारे में, इसलिए बोल रहा हूँ कि हम साइंटिस्ट काम करते हैं, हम बताते हैं कि भाई काम ये होना चाहिए, यहाँ से आ रहा है। जो डॉक्टर मुकेश शर्मा ने और उनके जो कलीग हैं, उन्होंने जो 2016 में जो स्टडी करी है, ये बहुत ज़बरदस्त है। सॉल्यूशन दिए हैं उन्होंने, क्या क्या सॉल्यूशन करें तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो होना चाहिए। तो सर मतलब आप मानते हैं कि सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट अ होक्स, क्योंकि Sorry? एक सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट अ होक्स, क्योंकि एक आर्टिकल जब ईवी और गाड़ियां उस तरह की निकलने लगी तो एक आर्टिकल छपा कि सस्टेनेबिलिटी इज़ अ होक्स, क्योंकि आप ईवी बना रहे हो तो कोयले से निकाल रहे हो। इवन अभी भी जो आपने सोल्यूशन दिया उसमें भी पानी का छिड़काव, तो कहीं से जाकर कहीं तक, मतलब हम क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, धरती इतनी ही है और उसी में से आपको रिसाइकिल वो करना है। नहीं, पर तो उन्होंने वो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ही तो नहीं है कि सिर्फ भारत डेवलप कर रहा है, यूरोप नहीं डेवलप कर रहा, जर्मनी नहीं डेवलप कर रहा। इंडस्ट्रीज वहाँ भी हैं, सब कुछ बनता है, लेकिन वहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल क्यों है? क्योंकि दे फॉलो द नॉर्म्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अब यहाँ हमारे पास रास्ते हैं ना, आप सोलर एनर्जी यूज़ करो, देन यू डोंट हैव टू यूज़ कोल। तो वो जो है ना फोकस करने की बात है कि ये एक बहुत समस्या है, स्टडीज़ आती है, आपने कोविड में देखा, कोविड में जब लॉकडाउन हुए तो मेरे पास पिक्चर है, मैं तो लाया नहीं और मैं अपने लेक्चर में हमेशा बताता हूँ, आसमान साफ़ हो गया, इंडिया गेट बिल्कुल साफ़ दिखता था, एयर पॉल्यूशन बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री उसमें आ गया था। सो इट इज़ अ मोर देन अ प्रूफ दैट इट इज़ अ मैन मेड प्रॉब्लम। थैंक यू। हेलो सर, एक आम समस्या है, लिटिल लाउडर प्लीज। एक आम समस्या है नींद नहीं आने की। Sorry? नींद नहीं आने की, अनिद्रा की समस्या। तो उसके लिए अगर डॉक्टर नींद की दवा लिखते हैं, उस दवा के बारे में ये धारणा है कि आपको उस दवा की आदत पड़ जाएगी, फिर उस दवा के बिना आपको नींद नहीं आएगी। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इनहेलर्स की तो आदत नहीं पड़ती, लेकिन नींद की गोली की आदत पड़ती है, एडिक्टिंग होती है, वो हैबिट फॉर्मिंग होती है। लेकिन क्योंकि मैं स्लीप का डॉक्टर हूँ तो इसलिए बताना ज़रूरी है कि पहले तो आपको ये देखना है कि आपको नींद क्यों नहीं आती है ना। तो नींद जो है वो एक ईश्वर की देन है। आप सोचें कि 100 साल पहले, 150 साल पहले जब बिजली नहीं थी, जब अंधेरा हो जाता था तो जो भी लालटेन दिया था, आपको लालटेन पता नहीं होगा लेकिन मुझे पता है, हमारे घर में होते थे। लालटेन पता है? तो वो लालटेन भी होते थे, बिजली चली भी जाती थी। तो जब पुराने ज़माने में बिजली नहीं होती थी तो रात को एक समय पे वो दिए बंद, फिर आप क्या कर सकते थे? सो जाते थे। क्या करें अगर आज आप 11 बज जाते हैं, जब पेरेंट्स हो जाते हैं तो बच्चे लोग क्या करते हैं? व्हाट्सएप अपना खोल के, लैपटॉप खोल के दोस्तों से बातें करते हैं, 1 बजे 2 बजे सोते हैं। और मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले 100 साल के अंदर पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं, एवरेज स्लीपिंग टाइम 1.5 घंटा कम हो गया। आदमी के शरीर में कोई बदलाव नहीं आया, लाइफस्टाइल में चेंज आ गया। अब आपको अगर अच्छी नींद लेनी है, सपोज किसी को नींद नहीं आती, क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि आप स्लीप हाइजीन फॉलो करें। उसमें यह है कि आपका जो स्लीपिंग का समय होना चाहिए वो
रिलेटिवली फिक्स होना चाहिए। मतलब कोई आदमी 11 से 6 बजे तक सोता है, कोई 10 से 5 बजे तक। यूजुअली 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ गुड इनफ। 8 घंटे अच्छी होती है, 6 से कम डेफिशिएंट मानी जाती है। और जो 11 से 6 की नींद होती है वो 3 से 10 के कंपेयर नहीं कर सकते। उस स्लीप का वो बॉडी को बेनिफिट नहीं मिलता है। जो स्लीप क्या होती है, वो रिजुविनेट करते ही है बॉडी के हार्मोन, बॉडी के। आप देखोगे जिस दिन आप अच्छे सोएंगे 7-8 घंटे, उस दिन आपको दिन में अच्छा लगेगा, यू नो, यू फील लाइक वर्किंग। आपको चाय कॉफ़ी की ज़रूरत कम पड़ती है। तो एक तो ये है कि आपका एवरेज स्लीपिंग टाइम रिलेटिवली फिक्स होना चाहिए। दूसरा ये कि सपोज़ आपका समय 11, 11:30 या 10:30 सोने का है, तो आप उसके 3 घंटे पहले आप अपना भोजन समाप्त कर लें, खाना खा लें, जो भी आप खाते हैं। यूजुअली इट इज़ एडवाइस कि रात का खाना बहुत ओवर है। आपने कभी नोटिस किया होगा, आप शादी वादी पे जाके केटरर का खाना खा के जब सोते हैं तो उतनी अच्छी नींद नहीं आती। उसके अलावा शाम को 5-6 बजे के बाद अवॉइड टी एंड कॉफ़ी, क्योंकि वो ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। सोने से आधा या 1 घंटा पहले कोई भी लैपटॉप, टीवी, स्क्रीन नहीं देखना। पढ़ सकते, और उसके बाद सोने से पहले आप कुछ दूध पी सकते हैं। आपको भूख लगी हो तो फ्रूट खा सकते हैं। और भी अगर अच्छी नींद सोना चाहते हैं तो जस्ट बिफोर स्लीपिंग टेक अ वार्म शावर। आपको ऐसी बढ़िया नींद आएगी कि आपको किसी गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्लीप हाइजीन के मेरे नहीं है, ये मतलब हमारी साइंस के। तो मेरे जितने पेशेंट्स आते हैं मैं उनको कहता हूँ गोली वोली छोड़ो, आप ये करो, जो है ना, इसको फॉलो करो। और दूसरी बात यह है कि ज़रूर डेली कुछ एक्सरसाइज होनी चाहिए। फिर भी कई बार ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसकी कभी नींद डिस्टर्ब नहीं हुई हो सकता है कोई टेंशन ना हो, कोई ऑफिस का टेंशन, घर का टेंशन, आपस का कुछ तो होता ही है, और कभी वैसे भी नींद खुल जाती है। तो आप यूजुअली आप क्या करते हैं, नींद खुल गई तो अपना उठाया मोबाइल की, क्या कोई मैसेज आया तो उसका जवाब दे देते हैं। दैट्स वेरी रॉन्ग। फिर आपकी नींद और उड़ेगी। आपकी नींद अगर खुल गई है तो आप थोड़ी देर लेटें। अगर आप 10-15 मिनट तक लगता है तो आप उठ के कुछ किताब पढ़ लें या थोड़ा टहल लें। नींद आपकी कहीं नहीं जाएगी, फिर आप सो जाएं। उसके अलावा आप जिस रूम में सोते हैं दैट रूम शुड बी क्वाइट एंड डार्क। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो 90% से ज़्यादा टाइम में आपको टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जितनी भी स्लीप के लिए टैबलेट होती है उसमें 2 चीज़ होती है, एक तो टॉलरेंस और एडिक्शन। जो आप एक गोली से आपको नींद आती है, कुछ टाइम के बाद आपको 2 गोली की ज़रूरत पड़ेगी, और हैबिट फॉर्मिंग होती है। ये सही है। सर नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु है। मेरा सवाल सर यही है कि जब अभी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा तो मेरी बेटी को दिक्कत हुई आँखों में, मेरी बेटी को आँखों में दिक्कत हुई, एलर्जी हो गई उसे। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो एक सवाल ये था मन में कि क्या एयर प्योरीफायर लिया जाए, क्योंकि घर पे अगर रखेंगे तो एक थोड़ा सा डिस्कशन इस बात का भी हुआ कि अगर हम अभी एयर प्योरीफायर रखने लगे तो उसकी जो इम्यूनिटी है और कमज़ोर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें सुनने में आती हैं लेकिन इसके बारे में तथ्य नहीं पता है। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इम्यूनिटी का एयर प्योरीफायर के यूज़ से या ना यूज़ करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्वेश्चन है करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप एयर प्योरीफायर को कितने घंटे यूज़ करेंगे उसका वैज्ञानिक प्रमाण कुछ नहीं है हमारे पास। तो आप यूज़ कर सकते हैं एयर प्योरीफायर, मैंने उसके सारे पैरामीटर्स आपको बता भी दिए। लेकिन इस उसमें ना करें कि इस फिराक में ना रहें कि आपने एयर प्योरीफायर लगा लिया तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वो नहीं होगा। थैंक यू सर। मुझे बस एक छोटा सा सवाल पूछना है कि क्या अस्थमा का परमानेंट इलाज है कोई? मतलब वो ठीक हो सकता है अगर किसी इंसान को एक बार हो जाए तो पूरी तरह से? ऐसा है कि अस्थमा का जो कारण होता है वो 2 होते हैं।
एक तो यह कि जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। अगर दोनों पेरेंट्स को अस्थमा है तो 60% चांसेस है कि बच्चों को भी। ये इसको बीमारी नहीं, एक टेंडेंसी समझना चाहिए। तो ये तो होता है कि मेरे से पूछा जाता है कि भाई आज क्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी? जी, वही मेरा सवाल है, वही सवाल है। हाँ, तो वो जैसे टीबी होती है, हम कहते हैं 6 महीने इलाज करें तो ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी, वो अस्थमा ख़त्म नहीं होती। लेकिन अस्थमा का मैनेजमेंट होता है, ट्रिगर्स होते हैं। जिन बच्चों को अस्थमा होती है तो 50% चांस होता है कि 13 साल तक आते आते वो ख़त्म हो जाती है, पर उसमें कोई डॉक्टर का रोल नहीं होता, वो एक नेचुरल वो होता है। लेकिन जिसको टेंडेंसी होती है उसको अपने ट्रिगर्स का ध्यान रखना होता है, प्रॉपर मैनेज करना होता है। और क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है, तो एस्थमा पेशेंट्स का जो लाइफ स्पैन होता है और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं फिज़िकल, वो नॉर्मल हो सकती हैं। मतलब आप उदाहरण के नाम पर पीटी उषा जो रनर थी, बैडमिंटन प्लेयर्स बहुत सारे रहे हैं, बेकम फुटबॉल प्लेयर, ये सब एस्थमेटिक है। और 1988 ओलंपिक्स में 10% गोल्ड मेडलिस्ट एस्थमेटिक थे। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मैनेजिंग इट। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, रामबाण इलाज नहीं है उसका। वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, लेकिन उसको मैनेजमेंट की इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर ज़रूरत पड़ सकती है, वो हो सकता है। सर मेरा सवाल अभी आप जो जवाब दिया आपने उसी से जुड़ा हुआ है। हमने कोविड पर बात की। कोविड 2022 में जब हुआ था तब इंडियन फुटबॉल टीम के 2 प्लेयर्स से मेरी बातचीत हो रही थी। इंडियन फुटबॉल टीम के 2 प्लेयर्स से मेरी बातचीत हो रही थी। हाँ। एक फीमेल टेनिस प्लेयर हैं इंडिया की, उनसे भी बात हुई, तो उन्हें कोविड हुआ था। उसके बाद उनकी कंप्लेंट्स ये रही है कि वो स्टैमिना जो प्री कोविड था उनके पास, वो अब कुछ भी करके वापस नहीं आ रहा। उन्होंने 6-6 महीने के इंटेंसिव सेशंस कर लिए, तो वो स्टैमिना उनका वापस नहीं आ रहा। तो क्या इज़ देयर अ प्रोसेस टू गेट बैक टू दैट स्ट्रेंथ? क्या वो वापस आ सकता है? उसके पीछे की सर क्या है? वापस आ सकता है, तो इसका कारण हमें भी नहीं पता। लेकिन मैंने इसका थोड़ा सा उत्तर पे बीच में ही दे दिया था कि इवन 3 साल बाद भी वो जो प्रीवियस कोरोना इन्फेक्शन आउटब्रेक्स हुए थे उसमें फटीग था और जनरल वीकनेस रहती है कुछ समय तक, वो सालों तक भी रहती है। 2 साल बाद भी, इसके पेपर्स भी आए हैं एक्चुअली, रिसर्च पेपर्स के 2 साल बाद भी, 2.5 साल बाद भी जो सिम्टम्स हैं, लॉन्ग कोविड जिसको हम कहते हैं, वो परसिस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई दवाई गोली नहीं है कि ये गोली दे दें तो ठीक हो जाएगा। अपनी जनरल हेल्थ को ही मैनेज करना पड़ता है। सर एक और छोटा सा सवाल है। हमने वेपिंग पे बात की, हमने सिगरेट्स पे बात की। क्या निकोरेट टैबलेट्स जो होते हैं वो एक इफ़ेक्टिव वे हैं स्मोकिंग छोड़ने के? इस पर कोई बात नहीं हो पाई। तो ये जो आपने बोला, ये निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं इसको। तो जैसा मैंने बताया कि सिगरेट में निकोटीन के अलावा 4000 टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो निकोटीन जो होता है वो आप पैच लेते हो या गम लेते हो या टैबलेट लेते हो, तो आप अपने एडिक्शन को सब मतलब ले रहे हैं कि आपको निकोटीन मिलती है तो आपकी मनस्थिति अच्छी रहती है, आपकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी अच्छी रहती है। तो इसका यूज़ करते हैं सिगरेट छोड़ने के लिए कि भाई आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो, लेकिन होता ये है कि अल्टीमेटली सिगरेट छूट जाती है, निकोटीन का एडिक्शन जो है ना वो कंटिन्यू रहता है। तो इसके लिए जो सिगरेट छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम उसको कोल्ड टर्की टेक्निक कहते हैं। जो बेस्ट वे छोड़ने का होता है वो आपकी विल पावर को लेके होता है कि आप अपने बर्थडे पे, अपने वाइफ की बर्थडे के, गर्लफ्रेंड के बर्थडे के दिन कोई दिन मुकर्रर करके, प्रण करके, प्रतिज्ञा करके उसको छोड़ दो। फिर उसके अगर आपको फिर भी तलब बहुत ज़्यादा हो रही है, अनकंट्रोलेबल होती है, तो उसके पहले एक टैबलेट होती है बिस्प्रोपियन और वर्नेक्लिन, दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो निकोटीन नहीं होते, वो हम देते हैं। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो पाते तो हम निकोटीन पैचेस या निकोरेक्स जो आपने बोला टैबलेट वो लेते हैं। तो वो दैट इज़ डेफिनेटली सेफर देन सिगरेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो सर, मैं प्रशांत हूँ। अभी आपने निकोटिन या उसका यूज़ कम करने की बात करी, तो हम जैसे लोग या यंग पॉपुलेशन या जो समझदार हैं वो कर सकते हैं, बट 2 तबके होते हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, एक न्यूबॉर्न्स और एक बुजुर्ग लोग जो, ठीक है।
और आपने इंडोर पॉल्यूशन की बात करी, तो वो पॉपुलेशन कितनी ससेप्टिबल है और वो कैसे अपने आप को मतलब क्योर कर सकती है, कब कर सकती है वही एयर पोल्यूशन से? मेरे ख्याल जो आप ये जानना चाहते हैं कि न्यूबॉर्न और एल्डरली अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। हाँ, क्योंकि आप उनको मास्क भी नहीं पहना सकते हो, एक तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। बुजुर्ग लोग को भी बहुत इरिटेशन होता है या सफोकेशन महसूस होता है। हाँ, तो उसके लिए जो न्यूबॉर्न है उसके लिए तो आपको इंडोर एनवायरनमेंट अच्छा रखना पड़ेगा, है ना। हमने बात नहीं करी, प्लांट्स होते हैं कुछ विच आर गुड। जो इंडोर एयर पॉल्यूशन जो होता है वो आउटडोर पॉल्यूशन से डिफरेंट होता है। तो जो मैंने कहा ना कि किचन में जैसे लकड़ी उपला ये सब जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, जो कि अब दिल्ली में 90% LPG है नहीं है, बट हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम सारे भारत में जाएगा। तो ये जो कमरे बंद करके और जो खाना बनाया जाता है या कुछ भी जलाया जाता है, या सख्त सर्दी होती है जैसे ठंडे जगह पे आप अंदर लकड़ी कोयला को जला लेते हैं, तो वो बच्चों के लिए बहुत घातक होता है। तो पुराने ज़माने में जो घर बनते थे उसमें रोशनदान हमेशा होते थे, रोशनदान खिड़की वगैरह सब होती थी, वो बहुत अच्छी होती है। जो नेचुरल हवा होती है वो डेफिनेटली अच्छी होती है। और जब भी कोई खाना बन रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, कोयला जला रहे, तो खिड़कियां वगैरह बंद नहीं करनी चाहिए। जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए मैंने कहा कि अगर उनको बीमारियां हैं तो एयर प्यूरीफायर का रोल है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और ज़रूरी है कि उनको मॉर्निंग वॉक ना करें और क्राउडेड प्लेस में ना। अगर इसमें बस एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी, अगर घर पे जैसे खाना बन रहा है हमारे किचन में, तो Sorry? अगर हम घर पे अगर खाना बन रहा है किचन में, तो अगर आप एग्जॉस्ट फैन खोल दें या फिर चिमनी खोल दें तो क्या थोड़ा फ़ायदा मिलता है? डेफिनेटली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जॉस्ट और चिमनी, उसका डेफिनेट फ़ायदा होता है। अच्छा, एक और सवाल है, कभी कभी या अधिकतर आजकल तो हो गया है, हम कई स्पोर्ट्स पर्सन को एक कोई स्पेशल मास्क आता है जो शायद एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता, आप बेहतर बता पाएंगे, जो शायद ऑक्सीजन लेवल को कम करता है। वो लोग ट्रेडमिल पे दौड़ रहे होते हैं। ऑक्सीजन लेवल कम नहीं करता। ओके, तो उससे लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब इन जनरल ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा नहीं, ऐसा है कि जो मास्क होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कोविड टाइम पे मास्क एक होते थे जिसमें एक्सेलेशन वेल्व होता है, कि जब आप हवा लेते हैं तो मास्क के थ्रू लेते हैं, जब हवा छोड़ते हैं तो वेल्व खुल जाता है। आपने देखा होगा वेल्व लगा होता है। उसको हम मना करते थे कि कोविड में ना यूज़ करें, क्योंकि आप दूषित हवा फेंक रहे हैं, है ना, उससे कोरोना फैलने का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन वो मास्क कोविड पॉल्यूशन के लिए ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट आप ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं इन्फेक्शन। वो मास्क पहनना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आपको घुटन कम होती है, क्योंकि हवा छोड़ना आसान होता है। आप हवा लेते तो फिल्टर के थ्रू है, लेकिन हवा छोड़ते हो एक खुले उसमें। तो वो जो वेल्व वाले मास्क हैं N95 या N99, वो आप पॉल्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हो, उससे ब्रीदिंग आसान होती है। सर 31 अक्टूबर को ओपन में आपका एक रिसर्च पेपर छपा, जिसके अकॉर्डिंग आपका ये दावा है कि नॉर्थ कैरोलिना की आप स्टडी लेकर आए और उसमें आपने कहा कि बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कि आसान भाषा में समझने की क्षमता पर असर पड़ा एयर पोल्यूशन की वजह से, मैथमेटिक्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में। दो सवाल, क्या ये अगर बहुत लंबे समय तक रहे तो क्या ये भूलने की बीमारी जिसे अल्जाइमर कहते हैं, क्या उसमें भी तब्दील हो सकता है, या उसके मतलब ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है? और क्या ये बड़ों में भी हो सकता है, मतलब उनकी कॉम्प्रिहेंशन की क्षमता, उनको चीज़ों को समझने और याद करने की जो उनकी कैपेबिलिटी, क्या उस पर भी असर पड़ सकता है? सिर्फ बच्चों पर ही पड़ेगा या फिर? तो दीपक, मेरा पेपर नहीं था वो, मैंने सिर्फ व्याख्या करी थी उसकी। पेपर नॉर्थ कैरोलिना से, ये पेपर हुआ था येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, उसने पब्लिश किया था। 28 लाख बच्चों को 3 से 8 साल, 3rd से 8th ग्रेड में, और उन्होंने उनके मैथमेटिक्स की और रीडिंग कैपेबिलिटी को कोरिलेट किया था PM 2.5 से, और ये बताया कि हर माइक्रोग्राम बढ़ने से उनकी मैथमेटिक्स की और रीडिंग एबिलिटी कम हो जाती है। उसमें करीब 78,000 एशियन बच्चे भी थे। तो ये प्रश्न आपका बहुत इंटेलिजेंट सवाल है, क्योंकि डेफिनेटली इसका लॉन्ग टर्म अल्जाइमर्स पे और कॉग्निटिव पे भी
इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका हमें पता है। और एक चीज़ जो हमने बात नहीं करी है वो है डायबिटीज़। इंडिया इज़ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। और एक रिसर्च अभी हुई थी जो दिल्ली और चेन्नई शहर में, एम्स और चेन्नई में हुई थी। डायबिटीज़ का इंसिडेंस इज़ ऑल्सो कोरिलेटेड विद एयर पोल्यूशन। डायबिटीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड में 6.4% है, यहाँ पर 11.5% है। इसको भी, और उसकी कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी ज़्यादा होती है। मैं आपको डरा रहा हूँ बहुत, लेकिन ये सच है। नहीं नहीं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। किसी का सवाल? सर, पॉल्यूशन में अगर हम देखें, जो पॉल्यूटेंट रहते हैं, नज़रों से अगर हम देखें तो ऊपर जनरली हमें ज़्यादा धुंध नज़र आती है, तो ऐसा अंदर से लगता है कि हो सकता है कि ऊपर ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर पॉल्यूटेंट्स के वेट की अगर हम बात करें तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हवा में तैर रहे हैं पॉल्यूटेंट्स के रूप में, उनके वेट से भी क्या असर पड़ता है कि कुछ जो हैवी पॉल्यूटेंट्स हैं वो नीचे आते हैं और जो लाइट वेट वाले हैं वो ऊपर जाते हैं, तो इससे कुछ पॉल्यूशन में परसेंटेज में फ़र्क हो? नहीं, देखिए, जो कण 10 माइक्रोग्राम से हैवियर होते हैं उनसे तो हमें लेना देना ही नहीं, बिकॉज दे डोंट एंटर अवर लंग, है ना। तो बाकी जो 2.5 या 10 कोई ऐसे भारी थोड़ी होते हैं कि नीचे गिर जाते हैं। जो 2.5 माइक्रोन होता है वो एक बाल की जो थिकनेस होती है उससे 40 गुना कम होता है। वो आँखों से दिखता नहीं। आपको जो दिखता है वो स्मॉग दिखता है। स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड एयर पॉल्यूटेंट्स। तो वो आपकी बात सही नहीं है, जो हमें दिखता है उसका नहीं। डॉक्टर खिलनानी, हमारे पास जनता के भी कुछ सवाल हैं। संजय पूछना चाहते हैं कि क्या प्रदूषण बढ़ने पर कोरोना के समय की तरह लॉकडाउन नहीं लगा देना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्व। ये लॉकडाउन ही है एक तरह से, कि बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे। सब कुछ तो बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है ना, ऐसा कोई नहीं है, हमें कोई तय नहीं है कि 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जो लॉकडाउन कोरोना में लगा था वो एक इमीडिएट थ्रेट थी लाइफ को, और लॉकडाउन इसलिए लगाया था कि कोरोना ना फैले। तो इसमें कोई लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो ससेप्टेबल लोग हैं, जैसे बच्चे हैं, तो उनको स्कूल बंद कर दिए। जो वृद्ध लोग हैं, जिनको बीमारियां हैं, उनको घर पे, उनको बाहर न निकले, इतना ही लॉकडाउन काफ़ी है। अगला सवाल पूछा है हसन मिनाज ने। ये जानना चाहते हैं कि क्रॉनिक डिस्पेनिया क्या है, और अगर कोई अस्थमा पेशेंट है उसे कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, साथ ही जीवन शैली में किस तरीके के चेंजेस लाने चाहिए? जो अस्थमा का पेशेंट है, वो पहला वर्ड तो मुझे नहीं समझ आया। क्रॉनिक डिस्पेनिया लिखा है उन्होंने। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस। मैं अस्थमा के बारे में बताऊंगा कि इसके बारे में काफ़ी तो बात कर चुके हैं। जो अस्थमा पेशेंट, सबसे पहले तो ये समझना है कि बिल्कुल वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। दूसरी बात है कि किसी तरह का भी धूम्रपान उसे नहीं करना चाहिए, और इस समय जब पॉल्यूशन बहुत ख़राब है तो उसको एहतियात बरतनी चाहिए। N95 या N99 मास्क पहनना चाहिए। और जो जनरल एस्थमा के होते हैं कि डस्ट से बचना और ये सब, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर से बचना, चिल्ड ड्रिंक नहीं लेना, पेट को ठीक रखना, वो सब, और अपने इनहेलर्स को जो है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि एस्थमा से डेथ नहीं होती है, एस्थमा से डेथ्स भी होती हैं। और वो इसलिए होती है कि आदमी समय पर उसका वार्निंग साइंस को पहचानता नहीं, और समय पर इमरजेंसी में नहीं जाते हैं। तो अगर आपकी इनहेलर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, आप 2 की जगह 10 बार इनहेलर लेके काम चला रहे हैं, तो वो गलत है। तो उसके लिए आप इमीडिएट इमरजेंसी जाएं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगला सवाल आयुषी ने पूछा है, और उनके सवाल में बहुत दर्द है, मैं महसूस कर पा रही हूँ। रोज़ बाहर जाना मजबूरी है, बेंगलुरु में रहती हूँ, इससे एलर्जी हो रही है और फिर रात को सूखी खांसी आती है। कोई तरीका बताइए जिससे अपना ध्यान रखूँ। पहले तो अपना जांच कराएं कि आपको है क्या, एस्थमा है, एस्थमा कितना है, उसकी सीवियरिटी कितनी है। एस्थमा एक नहीं होता, एस्थमा की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जैसे एक एस्थमा होता है जिसको हम एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस कहते हैं, जो कि फंगल सेंसिटाइजेशन होता है।
अगर फंगल सेंसिटाइजेशन है तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको इतनी क्रॉनिक एस्थमा है तो सबसे पहले तो आप अपनी जांच कराएं। और जो मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कि बिगड़े से बिगड़े केस का एस्थमा एक अच्छी लाइफ लीड कर सकता है, प्रोवाइडेड वो ट्रीटमेंट को, और मैनेजमेंट हम कहते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कहते, मैनेजमेंट कहते हैं, उसको फॉलो करें। मैंने पहले भी बताया इस प्रोग्राम में कि ये जेनेटिकली है, जो कि जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है, तो उसके जड़ से निकालने के बाद हमारे पास नहीं है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू 50 ईयर्स बैक हमारे पास इतने अच्छे साधन मौजूद हैं और स्टेप वाइज ट्रीटमेंट होता है। तो इनको एक प्रॉपर एस्थमा विशेषज्ञ की ज़रूरत है जो इनको सलाह दे। और बाकी मास्क वगैरह की बात तो मैं बता चुका हूँ। अगला सवाल पूछा है सैम काम्बले ने। अब ये जिस दवाई का नाम इन्हीं ने लिया है थोड़ा टंग ट्विस्टर है, आप मुझे करेक्ट कर दिए अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। सर, मोल्ट्रोकास्ट लेवोकेटेजिन टैबलेट प्रतिदिन लेना सेफ है? मॉन्टेल्यूकास्ट है और लेवोसेट्रिजिन। मॉन्टेल्यूकास्ट एक एंटी ल्यूकोट्राइन लोग सालों तक लिए जा रहे हैं, और सेट्रिजिन एक एंटी एलर्जिक टैबलेट होती है। ये इसकी ब्लैक बॉक्स वार्निंग भी आ चुकी है FDA ने, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन बात वही है कि हर चीज़ जो भी यूज़फुल चीज़ है, आप उसको अब्यूज़ करेंगे तो उसका नुकसान हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको सालों तक लें। डॉक्टर की सलाह से अगर 2 हफ्ते की ज़रूरत है, 3 हफ्ते की, होता ये है कि ये जो टैबलेट है, ये कॉम्बिनेशन इतना कॉमन है, और इंडिया में तो ओवर द काउंटर मिल जाता है। आप जाके कहोगे मुझे ये चाहिए दवाई, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, कॉमर्शियल नेम का, वो तो आप कितनी वो कितनी चाहिए, 50 गोली, ये लो 50 गोली, आप पैसे दो और ले आओ। तो अगर आप मॉन्टेल्यूकास्ट टैबलेट को बहुत लॉन्ग टर्म में लेंगे तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और एक साइड इफ़ेक्ट होता है मूड स्विंग हो जाता है। मूड स्विंग हो जाते हैं, मिर्गी जैसा भी हो सकता है। तो मैं सारे नहीं गिनाना चाहता। तो इनसे सलाह ये है कि लगातार ना लें, जब डॉक्टर बताएं कितने दिन के लिए ना, उतनी दिन के लिए। अगला सवाल पूछा है नितिन अधिकारी ने। कह रहे हैं सर, मेरी उम्र 30 साल है और पिछले 5 साल से मेरी नाक और आँख से पानी गिरता है, छींक भी आती है। ENT डॉक्टर को दिखाया था तो एलर्जी राइनिटिस बताया गया है, मैंने दवा ली लेकिन ठीक नहीं हो रहा। हाँ, तो ये बहुत सारे इसका एलर्जिक राइनाइटिस तो खैर है इनको, और जो क्योंकि आँख से भी पानी आ रहा है, जो एलर्जी होती है वो आँख में होती है, नाक में होती है और स्किन में होती है। 3 खास होते हैं उसमें जो है ना। तो इनको हो सकता है कि साइनस की प्रॉब्लम हो। साइनस क्या होते हैं, यहाँ पर एक कैविटीज़ बनी होती हैं जो नाक से कनेक्टेड रहती हैं। अगर साइनस में इन्फेक्शन है तो फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, कई बार ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। आखिरी सवाल है गुड्डू सिंह का। कह रहे हैं कि मैं नोएडा में रहता हूँ, इस मौसम में गले में कफ जमने और पतले कफ के साथ खांसी के अटैक जैसे आते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, अगर बहुत लंबे समय तक आ रहे हैं तो जांच करानी चाहिए। हो सकता है ये एक एलर्जी या एस्थमा का एक रूप हो जो इनको हो रहा है। ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिससे पता चलता है कि एलर्जी का कितना कंपोनेंट है, तो उनको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके 2 पहलू है, या तो ये गले से हो रहा है या फिर ये फेफड़े से हो रहा है। इस सिम्टम से मैं नहीं बता पाऊँगा, इनको प्रॉपर जांच करानी चाहिए। एक चीज़ इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे इस वक्त लोगों को बहुत खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है ये खांसी केवल प्रदूषण की वजह से ना हो, कहीं हो सकता है उनको ट्रिगर कर रहा हो जो उनका अस्थमा है पर उन्हें पता नहीं, तो बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाके जांच करवा लीजिए। यही मैंने कहा आपसे कि अगर आपको परसिस्टेंट खांसी है, वीजिंग है, रात को सोने में दिक्कत हो रही है, तो यूजुअली सब लोग कफ सिरप पी लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, रात को उठ के बैठना पड़ रहा है, तो एंटीबायोटिक ना लें। एंटी एलर्जिक टैबलेट ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप जैसे लेवोसेट्रिजिन बताइए, फेक्सोफेनेडिन, उसका कॉमन नेम एलिग्रा है, वो आप ले लें तो कोई उसमें नुकसान नहीं है। वो ओवर द काउंटर वेस्टर्न वर्ल्ड में भी अवेलेबल होता है। लेकिन एंटीबायोटिक ना लें, स्टीरॉयड ना लें अपने। इस पूरी बातचीत में हमें एक चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई है डॉक्टर खिलनानी, कि जिस भी इंसान को ऐसा लगता है कि एयर पोल्यूशन उसका असर उस पर नहीं हो रहा है क्योंकि उसको खांसी नहीं आ रही, वो बहुत गलत सोच रहा है। ये सिर्फ 3 महीने की प्रॉब्लम नहीं है, ये साल भर की प्रॉब्लम है
और इसका क्या असर हो रहा है आपके शरीर पर, हो सकता है आपको तुरंत ना दिखे पर बहुत गहरा असर हो रहा है। तो अपना ध्यान रखिए। जो टिप्स डॉक्टर साहब ने बताई हैं उनको कहीं लिख लीजिए ताकि आप इनको प्रैक्टिस कर पाएँ। साल भर प्रैक्टिस करिए और उम्मीद है आपके जो भी सवाल थे उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अपना ध्यान रखिए, इस प्रदूषण से बच करके रहिए, कोशिश करिए कम से कम प्रदूषण फैले। और डॉक्टर खिलनानी, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन लल्लन टॉक। थैंक यू।